लोकी सीजन 2 खत्म हो चुका है और क्या ही ग्लोरियस एंडिंग रही है इस सीजन की। लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है एंड इससे बेटर क्या डेडिकेशन होगा इस सीरीज के लिए कि मैं इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो लोकी सीजन 2 की कंप्लीट जर्नी फ्रॉम एपिसोड 1 टू एपिसोड 6 एक कंप्लीट मूवी के रूप में लाया हूँ। तो टेक योर टाइम, सम पॉपकॉर्न्स एंड एंजॉय द होल वीडियो, ऑफ कोर्स स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ। हाय, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू सुपर फैंस प्लस एंड दिस इज लोकी सीजन 2 अ कंप्लीट मूवी। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है सीजन 1 के कंप्लीट रिकैप के साथ, जहां बस कट सीन्स के थ्रू हमें लोकी की जर्नी दिखाई गई है। और अगर आपको सीजन 1 का कंप्लीट रिकैप देखना है तो इस वीडियो के बाद एंड क्रेडिट्स और कार्ड्स से ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। अब हमें दिखता है मार्वल स्टूडियोज का लोगो एंड ये सीक्रेट इन्वेजन एंड आई एम ग्रूट की तरह शॉर्ट वर्जन नहीं है। यहाँ पे हमें दिखता है कंप्लीट मार्वल स्टूडियोज का लोगो, जिसे हमने लास्ट टाइम देखा था एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में। हाँ, आई नो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 एमसीयू की लेटेस्ट मूवी है, बट क्योंकि वॉल्यूम 3 डेडिकेटेड थी गार्डियंस की टीम के लिए, तो उसमें लोगों के सीन्स को रिप्लेस कर दिया गया था वॉल्यूम 1 और 2 के सभी सीन से। एंड एज ए स्पेशलिटी मार्वल स्टूडियोज का लोगो चेंज होता है लोकी के ग्रीन और गोल्डन कलर में, जिसके बाद एग्जैक्टली स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां सीजन 1 की एंडिंग में खत्म हुई थी, यानी कि लोकी टीवीए में है, जहां पर ना ही मोबियस ना ही हंटर B-15 उसे पहचानते हैं। लेकिन कुछ ही देर में वो और टीवीए के बाकी एजेंट्स उसे पकड़ने के पीछे बढ़ते हैं। अब सीजन 1 की एंडिंग में हमने देखा था मोबियस और हंटर B-15 को उससे कामली बात करते हुए, तो अब सडनली वो उसे पकड़ने क्यों जा रहे हैं? मोस्ट प्रॉब्ली इसका रीजन है उनके डिवाइसेस जो ये ट्रिगर करते हैं कि ये लोकी का एक वेरिएंट है। एंड जैसे हम जानते हैं कि टीवीए स्टार्टिंग से ही लोकीज को हंट करते आ रहे हैं, तो वही चीज वो यहाँ पे करते दिखते हैं। अब इन लोगों का लोकी की शक्ल देख के उसे ना पहचानने से ही यहाँ हमें फर्स्ट हिंट मिलती है कि लोकी टाइम में कितनी पीछे गया होगा, जिसपे आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन इन्हीं लोगों से बचने के चक्कर में लोकी जंप करता है एक उड़ने वाले मेल ट्रक में, जो हमें क्रैश होते दिखता है कैंग के स्टैचू में। अब ये क्रैश स्टैचू के फेस पे एक क्रैक लाता है, जो रेफरेंस दे रहा है कैंग द कॉन्करर के फेस मार्क्स का, क्योंकि ही हू रिमेन्स के फेस पे तो कोई मार्क नहीं था, जिस रीजन से यहाँ पर इन स्टैचूज पे भी हमें कोई फेस मार्क नहीं दिखता, यानी कि ये टीवीए ही हू रिमेन्स के टाइम का ही है। बट हमें ये नहीं कह रहा कि इसी क्रैश की वजह से कैंग द कॉन्करर के फेस पे मार्क्स पड़े, वो डिटेल हमें एमसीयू के फ्यूचर में ही पता चलेगी। अब यहाँ पर जो ही हू रिमेन्स का स्टैचू है वो सारी इवेंट्स होते हुए बाहर से देख रहा है, जो कि मेटाफोरिकली इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से ही हू रिमेन्स टाइमलाइन को भी बाहर से देख रहा था, यानी सारी इवेंट्स होते हुए देख के वो मजे ले रहा था। अब ये मेल ट्रक लोकी के साथ क्रैश होता है टीवीए के एक ऑफिस में, जहाँ पे काम करते दिखता है हमें केसी, टीवीए का वही वर्कर जिसके साथ सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में लोकी का एनकाउंटर हुआ था इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर। जैसे ही लोकी ट्रक से नीचे उतरता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है, वो ट्रक गिर जाता है, जिसपे लोकी के एक्सप्रेशंस देखने वाले होते हैं। लेकिन ऑल्दो वो ट्रक सर्वाइव करता है, जिसकी फ्लाइट हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं। लोकी किसी से बात करके उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसे नहीं पहचानता। लेकिन तभी लोकी के क्रैश की वजह से टाइमलाइन मॉनिटर जो सीलिंग पे था वो टूट के गिरता है और नीचे टाइल्स पे क्रैक आ जाता है। अब ये क्रैक नोटिस करने वाला है, क्योंकि इसी वजह से क्लियर होता है कि लोकी टाइमलाइन में नहीं टाइम में आगे पीछे ट्रैवल कर रहा है। अब केसी उसे पहचानता नहीं और एजेंट्स को इन्फॉर्म करता है अपने डिवाइस से, लेकिन उनके आने से पहले ही लोकी फर्स्ट टाइम स्लिप करता है। अब इस टाइम स्लिपिंग के बारे में आगे हमें पता चलेगा औरोबोरस से, लेकिन ये टाइम स्लिपिंग मैच करती है स्पाइडरवर्स के ग्लिच से। जब मैंने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की हिडन डिटेल्स वाला ब्रेकडाउन वीडियो किया था, तो वहां कमेंट्स में ये क्वेश्चन उठा था कि जिस तरह का ग्लिच माइल्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वही सेम चीज हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में क्यों नहीं देखने मिली। तब भी मैंने यही कहा था कि ये चीज हमें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जैसे कि लोकी में देखने मिलेगी, और वो चीज यहाँ दिख रही है। अब लोकी टाइम ग्लिच होके इसी लोकेशन पे पहुंचता है, लेकिन यहाँ का केसी उसे पहचानता है। लोकी इससे कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब वो फ्लोर पे वो क्रैक देखता है एंड केसी उसे ये कंफर्म करता है कि ये क्रैक बहुत पहले से है, तब लोकी को आइडिया लगने लगता है कि वो टाइम में आगे पीछे ट्रेवल कर रहा है। अब ऑब्वियसली इस एपिसोड और कंप्लीट सीरीज में हमें बहुत सारा टाइम ट्रेवल देखने मिलेगा, तो एक्सप्लेनेशन में चीजें आसान हो इसके लिए जो करंट टाइमलाइन है, यानी कि सीजन 1 की एंडिंग जहाँ पर टीवीए में लोकी को सभी लोग जानते हैं, जहाँ ही हू रिमेन्स मर चुका है, उसे हम लेके चलते हैं प्रेजेंट टाइम। और इसके अलावा जितने भी टाइम में जंप्स हमें दिखेंगे उसे हम पास्ट और फ्यूचर लेके चलेंगे। तो इस जगह जहाँ केसी लोकी को पहचानता है, ये वो प्रेजेंट टाइम है, यानी कि इसी जगह पे मोबियस और हंटर B-15 और बाकी टीवी एजेंट्स भी उसे पहचानते हैं। अब केसी लोकी को लेके मोबियस के पास जाने ही वाला होता है कि लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है। यहाँ दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम के मोबियस और हंटर B-15 एग्जैक्ट उसी जगह होते हैं जहाँ वो सीजन 1 की एंडिंग में थे, यानी कि टाइमलाइन को मॉनिटर करते हुए स्क्रीन के सामने। यहाँ हंटर B-15 मोबियस से डिस्कस करती है कि अब उन्हें ये प्रूनिंग स्टॉप करनी चाहिए एंड बाकी सभी एम्प्लॉइज को भी ये सच्चाई बता देनी चाहिए कि वो सभी वेरिएंट्स हैं। तभी केसी वहाँ आके मोबियस को बताता है लोकी के बारे में, और मोबियस अपने टाइम पैड पे उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस कन्वर्सेशन को बीच में ही ब्रेक करता है हंटर X5। अब X5 का काफी इंपॉर्टेंट रोल हमें सीरीज में आगे दिखने मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये लगा के चलते हैं कि ये एक हंटर है जिसका कुछ अजीब सा स्पेशल रिलेशन दिख रहा है जनरल डॉक्स के साथ। अब जनरल डॉक्स और जज गैम्बल दोनों ही न्यू कैरेक्टर्स है जो इस सीजन में इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब मार्वल कॉमिक्स में
एक कैरेक्टर था प्रोफेसर जस्टिन अल्फांसो गैम्बल, जो एम्प्लॉय था टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का ही, तो यहाँ पे उसी का रेफरेंस यूज किया गया है। अब जज गैम्बल को आने का रीजन है कि रवोना रेंसलेयर जो जज थी टीवीए में वो गायब है। अगेन सीजन 1 की एंडिंग से हम जानते हैं कि रवोना चली गई थी फ्री विल की तलाश में, एंड इसीलिए यहाँ पर एक न्यू जज देखने मिल रहा है। अब हंटर एक्स-वाई मोबियस को टीज करता है जेट स्कीज को लेकर, क्योंकि सीजन 1 से हमें पता है कि मोबियस को जेट स्कीज से बहुत प्यार है। और अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हो तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि इस सीजन 2 में हमें मोबियस जेट स्की पे बैठा हुआ जरूर दिखेगा। एंड अगर ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो अब कर लेना। बट हाँ, हंटर एक्स-वाई उन्हें बताता है कि उन दोनों को वॉर रूम में बुलाया गया है। अब उन दोनों के जाते ही लोकी फिर ग्लिच होके केसी से मिलता है, जहाँ ये जंप स्केयर काफी स्केरी था, ठीक सीजन 1 के फिनाले में मिस मिनट वाले सीन की तरह। यही उसे पता चलता है कि वो लोग वॉर रूम में गए हैं, बट उनका पीछा करते करते वो फिर से ग्लिच होके पहुंच जाता है पास्ट के वॉर रूम में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमें यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखने मिलता है पावर सर्ज, जहाँ पे लाइट डिम होने लगती है। अब ये चीज भी थ्रू आउट द एपिसोड हमें देखने मिलेगी मल्टीपल सीन्स में, एंड इसका रीजन भी रिलेटेड है टेम्परल लूम से, जो आगे डिस्कस होगा। अब लोकी जिस वॉर रूम में है वहाँ कोई भी नहीं होता सिवाय कैंग के स्टैचूज के, जो ये क्लियर करता है कि वो पास्ट में है। एंड इसी के पैरेलल जहाँ मोबियस और B-15 होते हैं, वहाँ पे हमें वॉल पे दिखते हैं टाइम कीपर्स के म्यूरल। अब यहाँ दोनों ही रूम्स में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस से एक ऑडियो प्ले हो रहा होता है। प्रेजेंट टाइम में वो वॉइस ओवर होता है लोकी का, जहाँ वो कह रहा होता है कि ये सब कुछ एक झूठ है। वहीं पास्ट के टाइम में लोकी जो रिकॉर्डिंग सुनता है वो आवाज होती है ही हू रिमेन्स की, जो बात कर रहा है रवोना रेंसलेयर से। यहाँ पर ही हू रिमेन्स का डायलॉग है फॉर अस फॉर ऑल टाइम, जिसे रवोना एंड करती है ऑलवेज कह के। एंड यही वर्ड्स मिलाकर बनती है टीवीए की टैग लाइन फॉर ऑल टाइम ऑलवेज। यानी कि अब सोचे तो इसका मीनिंग कुछ और ही था, यानी कि कैंग सिर्फ अपने और रवोना के बारे में सोच रहा था, ना कि सभी वेरिएंट्स के बारे में। एंड कॉमिक्स के सिमिलर ही यहाँ पर भी एक रोमांटिक एंगल जरूर देखने मिलेगा, जो हमें कैंग की बैक स्टोरी और रवोना की हिस्ट्री से पता चलेगा। अब ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कैंग और रवोना कॉमिक्स में पार्टनर्स रह चुके हैं, एंड काफी ट्विस्टेड स्टोरी में रवोना कैंग को किडनैप करके खुद रूल करती भी दिखी है। बट सीजन 1 में रवोना की स्टोरी लाइन से इतना क्लियर है कि अब उसे कुछ भी याद नहीं है, तो कैंग ने सिर्फ उसका फायदा उठाया था टीवीए को चलाने के लिए, एंड बाद में सभी वेरिएंट्स की तरह उसकी भी मेमोरी वाइप कर दी थी। अब ऑफकोर्स इसकी और डिटेल्स हमें फ्यूचर एपिसोड में ही पता चलेगी। ये जो रिकॉर्डिंग डिवाइस हमें यहाँ देखने मिलता है, इसे भी हमने रवोना रेंसलेयर के ऑफिस में देखा था सीजन 1 में। अब प्रेजेंट टाइम में हमें वॉर रूम में दिखता है टाइम कीपर का वो कटा हुआ सर, जिसे सिल्वी ने काटा था जब ये एक्सपोज हुआ था कि वो एंड्रॉइड बॉट्स हैं। यहाँ पर हंटर B-15 रूम में मौजूद बाकी सबसे अपील करती है कि वो टाइमलाइंस को प्रून ना करे, क्योंकि जिस तरह से वो बाकी टाइमलाइंस को प्रून करके वेरिएंट्स को मार रहे हैं, एक्चुअल में वो सभी लोग जो टीवीए के लिए काम करते हैं वो भी वेरिएंट्स हैं। लेकिन यहाँ मौजूद जनरल डॉक्स इसके अगेंस्ट होती है। लेकिन B-15 की बात सुन के जज कैम्बल उसके फेवर में जजमेंट देती है, यानी कि वो ऑर्डर करती है टीवीए एजेंट्स टाइमलाइन प्रून करना स्टॉप कर दें। बट अगेन एक जंप स्केयर के साथ लोकी पहुंच जाता है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ वो टाइम कीपर्स को एक्सपोज करने के लिए उस वॉल को प्रूनिंग डिवाइस से प्रून करता है, जिसके पीछे रिवील होता है कैंग द कॉन्करर्स के मल्टीपल रूप वाला स्टैचू, जिनमें से एक शायद विक्टर टाइमली का स्टैचू भी है। जनरल डॉक्स हंटर एक्स-वाई को सिल्वी को ढूंढने के लिए कहती है ताकि वो एंड ऑफ टाइम पे क्या हुआ था वो पता कर सके, और मोबियस लोकी को लेके बाहर निकल जाता है, जहाँ लोकी उसे फिनाले एपिसोड में हुई पूरी कहानी बताता है कि किस तरह वो एंड ऑफ टाइम में मिले ही हू रिमेन्स से, जो टीवीए के पीछे का मास्टरमाइंड है, और उसे मारने से किस तरह ये टाइमलाइन फ्री हो जाएगी जो कई सारे कैंग्स को ले आएगी। एंड क्यों जो ही हू रिमेन्स कर रहा था, यानी कि टाइमलाइंस को प्रूव वो करना बिल्कुल जरूरी था। यहीं पे लोकी मोबियस को वॉल पे दिखाता है मल्टीवर्सल वॉर वाला पोस्टर, जो एक्चुअल में मैच करता है कॉमिक्स से। लेकिन क्योंकि मोबियस को कुछ भी याद नहीं है, तो लोकी उसे बताता है कि ही हू रिमेन्स ने ही उसकी मेमोरीज वाइप कर दी है। सिर्फ उसी की नहीं, बाकी सभी टीवी एजेंट्स की मेमोरीज भी वाइप की जा चुकी है। अब जब लोकी मोबियस के सामने ही टाइम स्लिप करता है, तो इसे फिक्स करने के लिए मोबियस मिस मिनट को कांटेक्ट करने की बात करता है। लेकिन लोकी इसे इमीडिएटली रोक देता है, क्योंकि लोकी को पता है कि मिस मिनट ही हू रिमेन्स के साथ मिली हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी एंड ऑफ टाइम की कैसल में थी, एंड ही हू रिमेन्स के एग्जिस्टेंस के बारे में सिर्फ मिस मिनट को ही पता था। तो उसकी हेल्प करने के लिए वो उसे ले जाता है टीवीए के रिपेयर्स एंड एडवांसमेंट डिवीजन में, इस एपिसोड के टाइटल से यानी कि औरोबोरस से मिलने। अब रास्ते में लोकी डिस्कस करता है उसके ग्लिच होने का रीजन, जो उसके हिसाब से है वो टेम्पैड डिवाइस जिसे सिल्वी ने यूज किया था उसे टाइम डोर ओपन करके टीवीए भेजने के लिए। अब अगर आपको याद होगा तो ये टेम्पैड डिवाइस जो ही हू रिमेन्स का था वो काफी अलग और मॉडर्न डिवाइस था, तो लोकी का अंदाजा सही भी हो सकता है और यही रीजन हो सकता है उसका टाइम स्लिप करने का। लेकिन इसी कन्वर्सेशन में मोबियस ही हू रिमेन्स के नाम का मजाक उड़ाता है और रेफरेंस देता है लास्ट मैन स्टैंडिंग का, जो WWE के इसी नाम के एक इवेंट से मैच करता है। लेकिन फाइनली वो पहुंचते हैं औरोबोरस के पास। अब इस कंप्लीट सीन में बहुत सारी हिडन डिटेल्स है जिसे मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन के टाइम बताया था, तो वो चीजें फिर से यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। वो वीडियो देखने के लिए आप कार्ड से ट्रेलर ब्रेकडाउन बाद में चेकआउट कर लेना। अब औरोबोरस ये नाम इस एपिसोड का टाइटल भी है, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन ये कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। अब MCU में इसका रोल आगे डिस्कस करता हूँ, लेकिन औरोबोरस रियल वर्ल्ड में एक सर्कुलर सिंबल है जिसे जनरली एक स्नेक या ड्रैगन के रूप में दिखाया जाता है, जो कि अपनी
ही टेल को चेज कर रहा है, यानी कि ये सिग्निफाई करता है एंडलेस साइकिल, डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ का। तो यहाँ पे औरोबोरस के इस नाम से हमें हिंट मिल रही है लोकी के सीजन 2 में होने वाली आगे की इवेंट्स का, यानी कि कैंग के एंडलेस लाइफ साइकिल का, जहाँ वो बार बार रीबॉर्न होता रहेगा। इसके अलावा अगर नॉर्स मैथोलॉजी की बात करें तो औरोबोरस लोकी का बेटा है, एक ऐसा वर्ल्ड सर्पेंट जिसने इस अर्थ के अराउंड कॉइल बना रखा है। और इस मैथोलॉजी की माने तो जब भी ये स्नेक अपनी टेल रिलीज करेगा तो रैग्नारॉक यानी कि डिस्ट्रक्शन कॉज होगा। तो एक तरह से ये नाम लोकी और इस सीरीज के साथ काफी डीपर लेवल पे कनेक्ट करता है। अब औरोबोरस से मिलते वक्त इतना क्लियर हो जाता है कि मोबियस को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन औरोबोरस को याद है कि मोबियस उससे लास्ट टाइम मिला था 400 साल पहले। यानी कि यहीं से क्लियर हो जाता है कि औरोबोरस बाकी टीवीए मेंबर्स के सिमिलर नहीं है, शायद वो इकलौता ऐसा है जो ट्रैक रख रहा है टीवीए में गुजरते टाइम का। यहीं पे औरोबोरस का निकनेम ओबी पता चलता है, जो उसे 400 साल पहले मोबियस नहीं दिया था। एंड जब उसके सामने लोकी टाइम स्लिप करता है तो यहाँ पे जाके हमें इसका टेक्निकल नाम टाइम स्लिपिंग पता चलता है। अब लोकी टाइम स्लिप करके पहुंचता है पास्ट में, उसी सेम लोकेशन में औरोबोरस के सामने, लेकिन ये वो मोमेंट है जहाँ मोबियस अभी तक उससे मिला नहीं है, जिसका मतलब है कि ये 400 साल से भी पहले का टाइम है। अब यहाँ ये पास्ट और प्रेजेंट के मोमेंट्स पैरेलली दिखाए जाते हैं, स्पेशली ये क्लियर करने के लिए कि जो भी चीजें पास्ट में अब हो रही है लोकी की वजह से, वो सारी चीजें प्रेजेंट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी कि पास्ट में जब लोकी खुद को इंट्रोड्यूस करता है तो प्रेजेंट वाले ओबी को भी याद आ जाता है कि वो लोकी से पास्ट में मिला था। जब प्रेजेंट में मोबियस ओबी से लोकी को फिक्स करने के बारे में पूछता है तो वो कहता है उन्हें जरूरत होगी एक टेम्परल ऑरा एक्सट्रैक्टर मशीन की, लेकिन वो मशीन उसके पास नहीं है। बट यही सेम चीज जब लोकी पास्ट के ओबी से डिस्कस करता है और वो उसे टाइम देता है वो मशीन बनाने के लिए, तो उसके वहां पर वो मशीन बनाते ही प्रेजेंट में मोबियस के साथ मौजूद ओबी के पास भी वो मशीन आ जाती है। अब लोकी भी टाइम स्लिप करके वापस प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाता है एंड इसी मोमेंट पे ओबी के सामने फिर से पावर सर्ज होता है, जिसे देख के वो सीरियस हो जाता है और उन सबको लेके जाता है टेम्परल लूम की तरफ। अब ये टर्म टेम्परल लूम काफी कंफ्यूजिंग सी लगती है, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। लूम एक डिवाइस या मशीन होती है जिसका यूज किया जाता है धागे से कपड़ा बुनने के लिए। अब ठीक उसी तरह से टेम्परल लूम एक ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल फैली हुई टाइमलाइंस को इकट्ठा करके एक सिंगल सेक्रेट टाइमलाइन में बुनता है। लेकिन अब क्योंकि ही हू रिमेन्स मर चुका है, जिसके बाद से मल्टीपल ब्रांच टाइमलाइंस बन रही है, तो इसी रीजन की वजह से इस डिवाइस टेम्परल लूम पे काफी ज्यादा लोड पड़ रहा है। लेकिन इससे ये भी क्लियर होता है कि अभी भी इस सेक्रेट टाइमलाइन को जोड़े रखने की कोशिश हो रही है, यानी कि ब्रांच टाइमलाइंस पूरी तरह से फैली नहीं है। बट इस डिवाइस को रिपेयर ना करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो फ्यूचर में ही पता चलेगा। इसी रूम की तरफ जाते वक्त हमें पता चलता है कि टीवीए की गाइड बुक्स में ये टेम्परल लूम मेंशन्ड है, जिनमें से एक बुक वो लोकी को भी देता है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये पता लगती है कि इन गाइड बुक्स को लिखा ही ओबी ने है, यानी कि टीवीए की इस सारी टेक्निकलिटी के पीछे का माइंड ओबी का ही है, बस वो काम कर रहा था ही हू रिमेन्स के लिए। अब जब वो सभी लोग टेम्परल लूम तक पहुंचते हैं तो वो एंटर करते हैं एक डोर से, एक ऐसा डोर जिसके सेंटर में बना है एक्स का सिंबल। अब ये एक रेफरेंस है एक्स मैन के सेरेब्रो रूम का। अब ओबी के थ्रू हमें पता चलता है कि यही पावर सोर्स है टीवीए का और इसके ओवरलोड को रोकने के लिए उन्हें ब्रांच टाइमलाइंस को प्रून करना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन जब हंटर B15 इसके लिए मना करती है तो ओबी एज ए लास्ट ऑप्शन टीवीए के डोर्स क्लोज करने की बात करता है, जो एटलीस्ट टीवीए को प्रोटेक्ट करेंगे इसके डिस्ट्रक्शन से। लेकिन इस सब के बीच लोकी फंस जाता है क्योंकि उसका टाइम स्लिपिंग का ग्लिच इसी टेम्परल लूम से ही फिक्स हो सकता है। अब उसे फिक्स करने के लिए मोबियस को टेम्परल ऑरा एक्सट्रैक्शन वाली मशीन लेके टेम्परल लूम तक जाना होगा, जहां से वो इस मशीन के यूज से एक्सट्रैक्ट करेगा लोकी को बाकी सभी टाइम स्ट्रीम से और उसे पुल करके ले आएगा इस प्रेजेंट टाइम में। लेकिन ऐसा करने के लिए उसके पास सिर्फ थोड़ा सा ही समय होगा, क्योंकि अगर एक बार ओबी ने डोर बंद कर दिए तो मोबियस बाहर ही फंस जाएगा और टेम्परल रेडिएशन से एक्सपोज होने की वजह से उसकी स्किन मेल्ट हो जाएगी और वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। जब मोबियस उस मशीन की मदद से लोकी को सभी टाइमलाइन से एक्सट्रैक्ट कर चुका होगा, एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे यहाँ पे मौजूद इस लोकी को खुद को प्रून करना पड़ेगा, तभी लोकी प्रेजेंट टाइम में वापस आएगा विदाउट एनी ग्लिच। एंड उसे खुद को प्रून कब करना है ये पता लगाने के लिए ओबी उसे एक डिवाइस देता है जिसपे ग्रीन सिग्नल होते ही उसे खुद को प्रून करना है। अब यही सब सुनते वक्त मोबियस इस रूम में पड़ी मशीनरी पे जमी धूल पे स्किन लिखता है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है क्योंकि ठीक इसी मोमेंट पे लोकी फिर से टाइम स्लिप होता है और पहुंच जाता है फ्यूचर में। अब ये फ्यूचर में पहुंचा है ये चीज हमें पता लगती है यहाँ पर डस्ट में वो स्किन लिखा हुआ देख के। अब ये तो क्लियर नहीं होता कि ये फ्यूचर में कितने साल आगे है, लेकिन यहाँ पर टीवीए पूरी तरह बिखरा हुआ दिखता है। प्रेजेंट टाइम में मोबियस जाता है एक स्पेस सूट पहनकर टेम्परल ऑरा एक्सट्रैक्टर लेकर टेम्परल लूम की तरफ, जहाँ वो मशीन कनेक्ट करके लोकी को सभी टाइमलाइन से इकट्ठा कर देता है। एंड फ्यूचर टाइम में लोकी को दिख जाता है कि उसके डिवाइस पे ग्रीन सिग्नल आ चुका है, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा नहीं होता जिसके पास प्रूनिंग करने वाली डिवाइस हो। तभी सडनली उसे फोन के बजने की आवाज आती है, जहाँ वो पहुंचता है एक एलिवेटर के पास। अब उस एलिवेटर के डोर को ओपन करने की कोशिश कर रही होती है सिल्वी। अब इससे पहले कि सिल्वी बाहर आ पाए कोई और उसे पीछे से प्रून कर देता है। अब सिल्वी हमें एलिवेटर के अंदर सिर्फ कुछ फ्रेम्स के लिए दिखती है, लेकिन यहाँ जो उसका हेयर स्टाइल है वो फ्यूचर की सिल्वी का ही है, या
या फिर कहें पास्ट की सिल्वी का है, क्योंकि ये सिल्वी करंट टाइम की नहीं है, पास्ट की सिल्वी जिसे हम एंड क्रेडिट्स में देखेंगे। हाँ, एपिसोड 1 में ही एंड क्रेडिट्स भी है। ये वो वाली सिल्वी है जो उसके हेयर स्टाइल से क्लियर होता है। ये हेयर स्टाइल हमें फ्यूचर एपिसोड्स में भी दिखेगा जब सिल्वी 1980s के मैकडॉनल्ड्स में काम करती दिखेगी। अब प्रेजेंट टाइम में मोबियस डोर क्लोज होने तक नहीं पहुंच पाता और वो रेडिएशन से ऑलमोस्ट मरने वाला होता है, लेकिन इसी मोमेंट पे लोकी जो फ्यूचर में प्रून हो गया था वो आके उससे टकराता है और वो दोनों बच जाते हैं। एपिसोड के लास्ट सीन में हंटर B-15 जाती है जनरल डॉग्स और उसके साथ जाते हुए हंटर्स को रोकने, जो ऑब्वियसली उसकी बात नहीं सुनते और वो टाइम डोर से निकल जाते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेके, जो हंटर B-15 को सोच में डाल देता है कि क्या ये सब कुछ सिल्वी के लिए है, जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। अब जैसे मैंने कहा था, इस एपिसोड में एक एंड क्रेडिट सीन भी है जिसमें हमें दिखती है सिल्वी जो एक टाइम डोर ओपन करके पहुंचती है एक और ब्रांच टाइमलाइन 1982 के ओक्लाहोमा में। यहाँ पर इस एग्जैक्ट सिटी का नाम ब्रॉक्सटन भी हमें देखने मिलता है। अब मार्वल कॉमिक्स में ब्रॉक्सटन सिटी जो ओक्लाहोमा के बाहर ही एग्जिस्ट करती है, ये घर था असगार्डियंस का, जहाँ पे थॉर भी रहता था एक फ्लोटिंग सिटी ब्रॉक्सटन में। एंड क्योंकि ये एक ब्रांच टाइमलाइन है तो हो सकता है कि यहाँ पर हमें थॉर का रेफरेंस भी मिल सकता है। अब इस सिटी में सिल्वी पहुंचती है एक लोकल मैकडॉनल्ड्स में, जहाँ सभी लोग बर्गर एंजॉय कर रहे होते हैं। एंड एम्प्लॉय से मेन्यू पूछने के बाद वो कहती है कि वो सब कुछ ट्राई करेगी। अब ये एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन सिल्वी के लिए ये काफी बड़ी चीज है, क्योंकि पास में वो कंटिन्यू फ्री विल के अगेंस्ट जाती रही है। एंड जब उसने फ्री विल के हिसाब से काम करना शुरू किया तब वो सिर्फ उन्हीं सिटीज में या उन्हीं लोकेशंस पे जा पाई जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय होने वाली थी। तो ही हू रिमेन्स के मरने के बाद मोस्ट प्रोबब्ली ये फर्स्ट मोमेंट है जब वो शांति से जी पाएगी, एटलीस्ट कुछ देर के लिए। लेकिन यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। अब ऑब्वियसली एपिसोड का टाइटल ब्रेकिंग बैड एक फन टेक है सुपर पॉपुलर सीरीज ब्रेकिंग बैड के नाम पे। एपिसोड की शुरुआत होती है ईयर 1977 के लंदन में, जहां लोकी और मोबियस पहुंचते एक टाइम डोर के थ्रू सिल्वी को ढूंढते हुए। अब यहाँ पे आने का उनका रीजन है कि हंटर X5 के टेम्प पैड का लास्ट पिंग यहाँ पे हुआ था, और एपिसोड 1 से हमें पता है कि X5 गया था सिल्वी को ढूंढने। लेकिन यहाँ पहुंचते ही लोकी कहता है कि उसे नहीं लगता सिल्वी यहाँ होगी। अब इसका रीजन उसके सेंसेस भी हो सकते हैं जो शायद सिल्वी को सेंस नहीं कर पा रहे, बट क्योंकि टाइमलाइन में ये लोकेशन एक एपोकलिप्टिक इवेंट नहीं है जहाँ सिल्वी पास्ट में हुआ करती थी, ये भी रीजन है कि लोकी को लगता है सिल्वी यहाँ नहीं होगी। अब जहाँ वो खड़े हैं उसके लेफ्ट साइड में हमें दिखता है डेली इंक्वायरर न्यूज़पेपर की एड, जो कि एक रियल वर्ल्ड न्यूज़पेपर है। लेकिन यहीं पर जब वो आगे चलने लगते हैं तो राइट साइड में हमें दिखता है एक मूवी पोस्टर जिसका टाइटल है सरोज के पुत्र। एंड इस पोस्टर में हीरो है किंगो, यस इटर्नल्स की टीम का वही बॉलीवुड फिल्म स्टार जिसके मल्टीपल पोस्टर्स हम MCU के फेज 4 के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में देख चुके हैं। अब ये दोनों पहुंचते एक मूवी प्रीमियर में जिसका नाम है ज़ेनियाक। अब हंटर X5 यहाँ पे जी रहा है एक मूवी स्टार ब्रैड वुल्फ के नाम से। एंड पास के ब्रेकडाउन्स में भी ऑलरेडी मैंने ये मेंशन किया था कि ज़ेनियाक कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली एक डेमोनिक एंटिटी थी जो ह्यूमंस को होस्ट बना लेती थी, और उन्हीं ह्यूमंस में से एक था ब्रैड वुल्फ भी। अब ब्रैड का डेब्यू हुआ था 1982 की कॉमिक्स में, जहां वो थॉर का एक विलन था। ऑल्दो MCU में ये क्लियर कर दिया जाता है कि ज़ेनियाक सिर्फ एक फिक्शनल मूवी है एंड ब्रैड वुल्फ को प्ले कर रहे हंटर X5 के पास ऐसी कोई डेमोनिक एबिलिटीज नहीं है। एज ए सुपरस्टार ब्रैड अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए दिखता है, जहां एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि क्या वो ब्रिजेट बैरडेट को डेट कर रहा है। बैरडेट एक्चुअल में एक फ्रेंच मॉडल, सिंगर और एक्ट्रेस थी जो 1950s से 60s के बीच में पॉपुलर हुई थी, तो यहाँ पे उसी का रेफरेंस यूज किया गया है। अब लोकी और मोबियस ब्रैड से मिलते हैं और वो उन्हें फूल करके अपना टेम्प पैड यूज करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हंटर B-15 उससे उसका टेम्प पैड छीन लेती है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लोकी अपने मैजिकल ब्लास्ट की पावर यूज करता है, लेकिन जब ब्रैड तब भी भागने की कोशिश करता है तो लोकी अपने इल्यूजन्स यूज करता है और साथ ही में अपनी डुप्लीकेशन कास्टिंग वाली पावर भी यूज करता है। लेकिन यहाँ पर लोकी की एक और पावर देखने मिलती है जहाँ पर वो अपनी शैडोज से हंटर X5 को पकड़ता है। यहाँ पे लोकी की शैडोज में उसके सिग्नेचर हॉर्न्ड हेलमेट दिखते हैं। अब ब्रैड को TVA में वापस लाया जाता है, जहाँ पे उसके मॉडिफाइड टेम्प पैड डिवाइस को लेके वो दोनों जाते हैं औरोबोरस के पास। बट जब वो देखते हैं कि औरोबोरस टेम्परल मेल्टडाउन को रोकने के लिए कोई डिवाइस क्रिएट करने में लगा है, तो वो उससे TVA की गाइड बुक ले लेते हैं जिसमें टेम्प पैड को टोटली एक्सप्लेन किया हुआ है, और वापस आके खुद ही उस डिवाइस को चेक करने लगते हैं। अब आई एम रियली क्यूरियस कि TVA की इस गाइड बुक में ऐसा क्या लिखा हुआ है। TVA की जितनी वास्ट हिस्ट्री है और जितने डिवाइसेस यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, उस हिसाब से तो ये गाइड बुक काफी छोटी लग रही है। यहीं पर हंटर B-15 रेंसलेयर को ढूंढने के लिए केसी की मदद लेती है, एंड केसी जो रेंसलेयर के डिवाइस को ट्रैक कर रहा था वो उसका लास्ट मैसेज डिकोड करता है जो उसने भेजा था मिस मिनट को, जिससे ये क्लियर होता है कि रेंसलेयर और मिस मिनट एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये बात जब लोकी को पता लगती है तो वो उन्हें ये भी बताता है कि रेंसलेयर और ही हू रिमेन्स पार्टनर से, जिस चीज का अंदाजा उसे लास्ट एपिसोड में उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद हुआ था। अब केसी जब इस मॉडिफाइड टेम्प पैड डिवाइस को देखता है तो वो बताता है कि टेम्प पैड डिवाइस से ट्रैकर को डिसेबल नहीं कर सकते, एंड ये चीज उसे पता है क्योंकि उसने भी TVA की गाइड बुक पूरी तरह पढ़ रखी है। लेकिन इस टेम्प पैड में क्या मॉडिफाई किया गया है वो चेक करने के लिए केसी वो
एम्पायर ले जाता है। मोबियस, हंटर B-15 और लोकी जाते हैं ब्रैड को इंटेरोगेट करने, जहां वो उससे पूछते हैं जनरल डॉक्स और सिल्वी के बारे में। बट ऑब्वियसली ब्रैड इजीली कोऑपरेट नहीं करता और वो उन्हें इंस्टिगेट करता है, स्पेशली लोकी को ये कह के कि वो एक विलन है, जहां वो मेंशन करता है उसकी मदर की डिटेल्स भी। अब TVA के सभी एजेंट्स के पास वेरिएंट्स की फाइल्स होती है, जहां से ब्रैड को पता है कि थॉर द डार्क वर्ल्ड की इवेंट के टाइम लोकी की मदर फ्रिगा मारी गई थी एंड उसकी डेथ में लोकी का भी हाथ था। अब ये बात सुन के लोकी ट्रिगर होता है, लेकिन वो अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेता है। लेकिन मोबियस, जो लोकी को अपने इमोशंस कंट्रोल करने के लिए बोल के इस रूम में लाया था, जब ब्रैड उसे भड़काने की कोशिश करता है तो वो चिढ़ के उसे स्लैप करता है। अब गुस्से में यहाँ से बाहर निकल के वो दोनों ओबी के पास जा रहे होते हैं, हॉलवे में, उसी रास्ते से जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। लेकिन वो गलती से पहुंच जाते हैं एक दूसरी जगह, जहाँ मोबियस लोकी से कहता है कि वो उसे फॉलो कर रहा था। लेकिन सीन में हम देखते हैं कि मोबियस लोकी के आगे था, जो चीज लोकी भी कहता है। अब ये पूरी चीज एक मेटा जोक है जो एक्सप्लेन करती है इस एंडलेस कर्व्ड हॉलवे को एंड कैसे TVA और टाइम ट्रेवल इस सीरीज को टोटली वियर्ड बनाता है। लेकिन साथ ही में मोबियस का नाम, जो रेफरेंस है मोबियस स्ट्रिप का, एक एंडलेस कर्व जो फोल्ड बैक होती है खुद पे ही, उस चीज को भी एक जोक की तरह दिखाता है कि शायद मोबियस आगे होते हुए भी लोकी को ही फॉलो कर रहा है। बट क्योंकि जिस लोकेशन पे वो पहुंचते हैं वो एक पाई रूम है, तो अपना गुस्सा शांत करने के लिए वो दोनों वहीं बैठ के खाते हैं की लाइम पाई, क्योंकि इस रूम में उसके अलावा किसी और फ्लेवर की पाई अवेलेबल है ही नहीं। लेकिन मोबियस को इस एपिसोड के एंड में एक और फ्लेवर ट्राई करने जरूर मिलेगा। बट इस लोकेशन का नाम है ऑटोमैट। अब ऑटोमैट अमेरिकन रेस्टोरेंट चेन थी जो 1970s से 80s के बीच पॉपुलर थी, लेकिन फिर मॉडर्न फास्ट फूड जॉइंट्स जैसे कि मैकडॉनल्ड्स की वजह से वो खत्म हो गए। अब यहाँ बैठ के लोकी और मोबियस का डिस्कशन होता है अपनी रियल लाइफ के बारे में, जहाँ लोकी भी एडमिट करता है कि वो भी इस तरह से अपना एंगर लूज करता है और वो उसे अपनी रियल लाइफ का किस्सा सुनाता है, जहाँ वो अपने फादर पे इतना गुस्सा था कि उसने अर्थ को इन्वेड किया एक एलियन आर्मी के साथ, जो कि 2012 की एवेंजर्स का प्लॉट है। एंड जब यहीं पे माइंड स्टोन यूज करके उसने टोनी स्टार्क को काबू में करने की कोशिश की, जो कि बाय द वे फेल हो गया था, तो अपने गुस्से का कंट्रोल खो के उसने टोनी स्टार्क को एक बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था, जो सीन हम सबको बहुत अच्छी तरह से याद है। अब लोकी का ये कन्वर्सेशन एवेंजर्स मूवी का रेफरेंस तो देता ही है, लेकिन साथ ही में हमें ये भी याद दिलाता है कि ये लोकी 2012 की एवेंजर्स के बाद वाला ही है। एंड ऑल्दो हमें ये नहीं पता कि लोकी के लिए उस इवेंट के बाद कितना टाइम गुजर चुका है, लेकिन मोस्ट प्रोबब्ली ये सारी इवेंट्स उसके दिमाग में फ्रेशली बैठी हुई हैं। लेकिन अपने इन्हीं डिस्कशंस के बाद वो दोनों प्लान करते हैं गुड कॉप बैड कॉप प्ले करके ब्रैड से सच्चाई निकलवाने का। यहाँ दूसरी तरफ ओबी पहुंचता है टेम्परल लूम को रिपेयर करने उसी रूम में, लेकिन एपिसोड 1 में जो ब्लास्ट डोर उसने बंद किए थे उनको ओपन करने के लिए जब वो कंप्यूटर को एक्सेस करता है तो वहाँ एरर आ जाता है, एक्सेस डिनाइड इनवैलिड टेम्परल ऑरा, जो देख के ओबी टेंशन में आ जाता है। यहीं पे उससे मिलने हंटर B-15 और केसी भी आते हैं, जहाँ पर परेशान ओबी रिपीट कर रहा होता है कि वो सब मारे जाएंगे। केसी ओबी से मिलके काफी खुश होता है क्योंकि वो उसका बिग फैन है, लेकिन फिर बैक टू करंट सिचुएशन के बारे में वो कहता है कि इन कंप्यूटर्स को सिर्फ ही हू रिमेन्स ही अनलॉक कर सकता था एंड उसके मरने के बाद अब कोई और जो इसे एक्सेस कर सकता है वो है मिस मिनट। क्योंकि अगर आपको याद है तो एपिसोड 1 में ओबी ने बताया था कि मिस मिनट ही थी जो इस टेम्परल लूम को ऑपरेट और कंट्रोल कर रही थी। तो अब ऑब्वियसली उनका नेक्स्ट गोल होगा मिस मिनट को ढूंढना ताकि वो इस कंप्यूटर को अनलॉक कर पाए। बट मे बी उनके पास एक और ऑप्शन जरूर है जिसके बारे में वीडियो में आगे बात करता हूँ। अब अपना प्लान बना के लोकी और मोबियस फिर से आते हैं ब्रैड को इंटेरोगेट करने, लेकिन इस बार एक टॉर्चर डिवाइस के साथ, जिस डिवाइस के कंट्रोलर को लेने के लिए जब मोबियस बाहर जाता है तो लोकी अंदर से लॉक कर देता है और पूरा विलन फॉर्म में आ जाता है। अब लोकी ब्रैड को ऐसे दिखाता है कि उसे इस डिवाइस को ऑपरेट करना नहीं आता और वो सिर्फ ब्रैड को टॉर्चर करने के लिए इसे यूज करेगा। लेकिन जब ये डिवाइस स्टार्ट नहीं होता तो लोकी उसे ठीक उसी तरह से स्टार्ट करता है जैसे कोई पुराने गैस लॉन मोवर को स्टार्ट करते हैं। अब ब्रैड फिर भी कोशिश करता है लोकी से झूठ बोलने की, लेकिन लोकी इस डिवाइस की मदद से उसे एक छोटे से बॉक्स प्रिजन में कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद उसके सवालों के जवाब ना देने पे वो इस बॉक्स को श्रिंक करता जाता है। एंड मोबियस भी बाहर लॉक होने की एक्टिंग बहुत अच्छी तरह से करता है, जिससे ब्रैड सच में डर जाता है और उसे सच्चाई बताता है कि सिल्वी एक ब्रांच टाइमलाइन पे एक नई लाइफ जी रही है। अब ऑब्वियसली ये सब इनका प्लान होता है और डोर लॉक होता ही नहीं है, जिसे ओपन करके मोबियस अंदर आ जाता है। लेकिन इसी कन्वर्सेशन में हमें ये भी पता लगता है कि सिल्वी ने कई सारे मिनटमैन को मारा है, जिनकी काउंटिंग 400 से भी ज्यादा है। अब ब्रैड के साथ लुकी और मोबियस पहुंच जाते हैं 1982 के ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा में, उसी ब्रांच टाइमलाइन में जहां पर हमने एपिसोड 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में सिल्वी को पहुंचते देखा था। इनफैक्ट सिल्वी उसी मैकडॉनल्ड्स में काम करती दिखती है जहां वो खाने आई थी। यहाँ पे जो सिल्वी की यूनिफॉर्म है वो 1980s में मैकडॉनल्ड्स के स्टाफ यूनिफॉर्म से मैच करती है। सिल्वी लोकी को देख के इतना खुश नहीं होती, लेकिन अपने ब्रेक पे वो उससे बात करती है। अब लोकी उसे सीजन 1 की एंडिंग के बाद हुए सारे इंसिडेंट्स बताता है, स्पेशली वो मोमेंट जहां फ्यूचर में उसने सिल्वी को TVA में देखा था। लेकिन सिल्वी उसके बातों पे भरोसा नहीं करती और वो TVA से रिलेटेड किसी भी चीज का पार्ट नहीं बनना चाहती। दूसरी तरफ मोबियस ब्रैड के साथ मैकडॉनल्ड्स में बैठ के पाई खा रहा होता है, एप्पल पाई। एटलीस्ट TVA के की लाइम पाई से इसका टेस्ट थोड़ा बेटर ही होगा। यहीं पे मोबियस X5 को कहता है कि उससे लगा था वो उन्हें एक एम्बुश में फंसाएगा, बट इंस्टेड वो उन्हें एक ग्रेट मील के लिए लाया है, जो ऑब्वियसली मैकडॉनल्ड्स का प्रोडक्ट प्लेसमेंट है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स
मेंबर्स का हैप्पी मील काफी पॉपुलर है। यही मोबियस ज़ेनियक के बारे में पूछ के ब्रैड का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, बट ब्रैड उसे रिप्लाई में कहता है कि इट्स एलिवेटेड थ्रिलर, इट्स सिनेमा। अब ये एक तरह से इनडायरेक्ट रिप्लाई है मार्वल का डायरेक्टर मार्टिन स्कोर्सेज़ के कमेंट पे। 2019 के एक इंटरव्यू में डायरेक्टर मार्टिन स्कोर्सेज़ ने कहा था कि मार्वल की मूवीज सिनेमा नहीं है और उन्हें कंपेयर किया था थीम पार्क से, जिसके बाद सोशल मीडिया पे इस कमेंट को रिवर्स करके दिस इज सिनेमा नाम से कई मीम्स बने हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफी फन पोक था उसी की तरफ। लेकिन इस सब के बीच ही मोबियस नोटिस करता है कि ब्रैड काफी पैनिक में है और जल्दी इस ब्रांच टाइमलाइन से बाहर जाना चाहता है। मोबियस ब्रैड को लेके लूकी और सिल्वी के पास जाता है, जहां सिल्वी उसे एन्चेंट करके उसकी मेमोरीज से पता लगा लेती है जनरल डॉक्स का प्लान, जो बॉम्ब करना चाहती है हर एक ब्रांच टाइमलाइन को। यानी कि सिल्वी को पकड़ना उसका प्लान कभी था ही नहीं, वो सिर्फ हर एक ब्रांच टाइमलाइन को प्रून करना चाहती थी। अब इस इंटेरोगेशन से मुड़ते हुए सिल्वी अपने हाथ पे एक डिवाइस को टच करती है और अपनी कॉस्ट्यूम चेंज कर लेती है। ये डिवाइस है ही हू रिमेन्स का वो एडवांस टेम्पैड, जिसे हम एपिसोड के एंड में फिर से देखेंगे। वो लोग ब्रैड को एक फोन के साथ TVA में वापस भेज देते हैं, जिस फोन को यूज करके वो हंटर B-15 से बात करते हैं एंड खुद वो पहुंचते हैं उस लोकेशन पे जहां जनरल डॉक्स होती है बाकी मिनटमैन के साथ, जहां वो मल्टीपल टाइम डोज के थ्रू हर एक ब्रांच टाइमलाइन को प्रून कर रहे होते हैं। अब लोकी और सिल्वी मिनटमैन के साथ फाइट करते हैं और फिर एक साथ हाथ पकड़ के उसी तरह अपनी पावर्स यूज करते हैं जैसे उन्होंने सीजन 1 में किया था अलायत को हराने के लिए। अब जनरल डॉक्स को कैप्चर करके तीनों वापस पहुंचते हैं TVA, जहां मॉनिटर्स पे ब्रांच टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय होते हुए दिखती हैं। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि डॉक्स की वजह से 30% ब्रांच टाइमलाइंस प्रून हो चुकी है, जिसका मतलब है कि कई बिलियन वेरिएंट्स प्रून हो चुके हैं। अब इसके रेपरकशंस हमें MCU में आगे देखने मिलेंगे। लेकिन क्या इन प्रून हुई टाइमलाइंस में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की टाइमलाइन भी तो नहीं जिन्हें हमने रिसेंटली मल्टीवर्स की वजह से देखा था, जैसे कि अर्थ 838 के कैरेक्टर्स, या फिर टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के टाइमलाइंस, या फिर जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है डेडपूल की टाइमलाइन, क्योंकि प्रून होने के बाद ये सारे लोग पहुंचेंगे वॉइड में ही एंड हम ऑलरेडी जानते हैं कि डेडपूल भी वॉइड में होगा वुल्वरीन के साथ। तो हो सकता है कि उसका रीजन यही हो। अब ऑल्दो 100% गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी 4 एपिसोड्स बाकी है, तो इसकी डिटेल सीजन 2 खत्म होने के बाद ही डिस्कस करूंगा। अब मल्टीपल टाइमलाइंस प्रून हो जाने की वजह से उन्हें रेंसलेयर के टेम्पैड का पिंग मिलता है, यानी कि एपिसोड 3 में वो पीछा करते दिखेंगे रेंसलेयर का। बट सिल्वी जो इस सब में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती, वो वापस चली जाती है अपनी ब्रांच टाइमलाइन में जो प्रून नहीं हुई होती। अब एपिसोड के एंड में सिल्वी हमें दिखती है अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद मैकडॉनल्ड्स के बाहर बैठी हुई, जिसके हाथ में होता है ही हू रिमेन्स का वही एडवांस टेम्पैड डिवाइस। एंड ऑल्दो वो लोकी को मना कर चुकी है कि वो TVA के साथ काम नहीं करेगी, लेकिन रिसेंटली जो TVA में होते हुए उसने देखा है एंड लास्ट सीन में उसके एक्सप्रेशंस यही हिंट दे रहे हैं कि वो उसके साथ काम करती हुई जरूर दिखेगी। एंड इस चीज में ये एडवांस टेम्पैड डिवाइस इनके बहुत काम आने वाला है। लेकिन यहीं पर एपिसोड खत्म भी होता है। अब जैसे मैंने पहले कहा था, औरोबोरोस के लिए वो कंप्यूटर अनलॉक करने के लिए उन्हें चाहिए था ही हू रिमेन्स, जिसके मरने के बाद अब मिस मिनट उस कंप्यूटर को अनलॉक कर सकती है। एंड होपफुली नेक्स्ट एपिसोड में आधी टीम मिस मिनट को ढूंढते हुए जरूर दिखेगी। लेकिन साथ ही में रेंसलेयर की लोकेशन का पता चलने से जिस टाइमलाइन में वो जा रहे हैं वहीं पे उन्हें मिल सकता है ही हू रिमेन्स का एक और वेरिएंट विक्टर टाइमली। तो डेफिनेटली नेक्स्ट एपिसोड में हमें विक्टर टाइमली और रेंसलेयर दोनों ही दिखेंगे। एंड जैसे कि हमने पहले गेस किया था, लोकी और मोबियस विक्टर टाइमली की हेल्प लेने की कोशिश करेंगे टेम्परल लूम को रिपेयर करने के लिए, लेकिन वो उनकी हेल्प करता है या उनके अगेंस्ट जाता है वो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। ये ब्रेकडाउन वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अगर एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन या ट्रेलर की हिडन डिटेल्स वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन की प्लेलिस्ट से वो जरूर चेकआउट कर लेना। एंड वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब एपिसोड शुरू होता है मार्वल स्टूडियोज के लोगो इंट्रो से। एंड यहाँ लोगो में कुछ विजुअली तो चेंज नहीं किया गया, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक को चेंज कर दिया गया है एक ओल्ड फैशन बैंड म्यूजिक में। ये एपिसोड पूरी तरह बेस्ड था 1893 में, तो उसी एरा को रिप्रेजेंट करते हुए म्यूजिक को भी पुराना कर दिया गया है। अब 1868 के टाउन शिकागो में पहुंचती है रवोना रेंसलेयर, जहां वो ढूंढ रही है मिस मिनट को। अब एपिसोड 1 में हमें केसी से पता लगा था कि रवोना रेंसलेयर को लास्ट मैसेज गया था मिस मिनट का एंड उसने उसे बुलाया है इस लोकेशन पे। मिस मिनट से मिलकर रेंसलेयर को पता चलता है कि ही हू रिमेन्स मर चुका है, लेकिन इस टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हू रिमेन्स का एक प्लान था जिसके लिए रेंसलेयर एक पैकेज लेके आई है। अब रेंसलेयर के थ्रू मिस मिनट वो पैकेज डिलीवर कराती है एक खिड़की से एक रूम में। अब इस रूम के अंदर हमें दिखता है एक यंग विक्टर टाइमली जो अपने एक एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ है। जब वो रेंसलेयर का गिराया हुआ वो पैकेज खोलता है तो उसमें हमें दिखता है TVA का मैनुअल। अब एपिसोड 2 के ब्रेकडाउन में मैंने ये कहा था। अब आई एम रियली क्यूरियस कि TVA की इस गाइड बुक में ऐसा क्या लिखा हुआ है। एंड नाउ ये हैंडबुक ही विक्टर टाइमली की आगे की लाइफ चेंज कर देती है। यहाँ दूसरी तरफ TVA में सभी पैनिक में होते हैं क्योंकि टेम्परल लूम आउट ऑफ कंट्रोल है एंड ही हू रिमेन्स के टेम्परल ऑरा के बिना उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। बट देन रेंसलेयर के पीछे जिसके साथ मिस मिनट भी हो सकती है, लोकी एंड मोबियस भी पहुंच जाते हैं 1868 में। 1868 के शिकागो में पहुंच के लोकी और मोबियस डिस्कस करते हैं कि रवोना ने यही लोकेशन क्यों सिलेक्ट की, जिसपे लोकी मोबियस को क्वेश्चन करता है कि क्या इस टाइमलाइन में इस टाइम पे कोई बड़ी फिगर पॉपुलर हुई थी। जब लोकी मोबियस से ये क्वेश्चन कर रहा है तो वो लोग एग्जैक्ट उसी विंडो के बाहर खड़े हैं जहां विक्टर टाइमली रहता है, जो इनडायरेक्टली फोरशैडो कर रहा है कि वही
वही है वो बड़ी फिगर जो इस टाइम और इस एरा में फेमस होगी। बट क्योंकि रेंसलेयर ऑलरेडी 1893 में टाइम ट्रेवल करके जा चुकी है, वो दोनों भी पहुंचते हैं उसी टाइम में। यहाँ पे हमें 1893 के साथ ब्रांच टाइमलाइन लिखा हुआ दिखता है एंड ऑब्वियसली ये ब्रांच टाइमलाइन ही होगी बिकॉज तभी यहाँ पे ही हू रिमेन्स का एक और वेरिएंट एग्जिस्ट करता है। अब ये लोकेशन है मिडवे प्लेसेंस। रियल वर्ल्ड में वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन, जिसे शिकागो वर्ल्ड फेयर के नाम से जाना जाता है, वो हुआ था 1893 में। जिस तरह से एमसीयू में एक फिक्शनल स्टार्क एक्सपो होता है, ये उसी तरह का रियल वर्ल्ड इवेंट था। यहाँ पहुंचते ही लोकी और मोबियस एक न्यूज हेडलाइंस बोलते हुए लड़के को नोटिस करते हैं, जो दो हेडलाइंस बोलता है, एक लिबर्टी बेल के बारे में और दूसरा एक हॉन्टिंग घोस्ट क्लॉक के बारे में। अब हॉन्टिंग घोस्ट क्लॉक ऑलरेडी हम जानते हैं कि मिस मिनट है, लेकिन ये लिबर्टी बेल रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। ओरिजिनली इंग्लैंड में क्रिएट की गई इस बेल को 1893 में रिकास्ट करके अमेरिका में यूज किया गया था, जिसका सिग्निफिकेंस एक्चुअल में ह्यूमंस के इक्वल राइट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए था। मोस्ट प्रोबब्ली ऐसे राइट्स जहां सबके पास एक फ्री विल है। आगे इसी फेयर में वो दोनों पहुंचते हैं एक चाइनीज थिएटर के पास। अब अगेन चाइनीज थिएटर एक पॉपुलर रियल वर्ल्ड लैंडमार्क है, लेकिन यही सेम लोकेशन रेफरेंस है आयरन मैन 3 का। आयरन मैन 3 के उस सीन में जहां हैप्पी होगन एक एक्सट्रीमिस्ट सोल्जर के ब्लास्ट होने की वजह से इंजर्ड हुआ था, वो भी एक चाइनीज थिएटर लोकेशन थी। इसके अलावा जो काफी अच्छे से दिख के आता है वो है नॉर्स गॉड्स का रेफरेंस, जिनमें ओडिन, थॉर और बॉल्डर द ब्रेव भी दिखता है। इन स्टैचूज को देख के लोकी थोड़ा जेलस होता है क्योंकि वहां पर उसका स्टैचू नहीं है, और वो थॉर का मजाक भी उड़ाता है ये कह के कि थॉर इतना टॉल नहीं है और बॉल्डर के बारे में तो किसी ने सुना ही नहीं होगा, जो कि एक्चुअल में ट्रू है। नहीं, थॉर की हाइट वाली बात नहीं, बॉल्डर का नाम किसी ने नहीं सुना वो बात। कॉमिक्स में बॉल्डर द ब्रेव थॉर का हाफ ब्रदर था और उसी की डेथ के बाद ट्रिगर होने वाला था रैग्नारॉक, जिसकी वजह से ओडिन ने फ्रीगा की मदद से बॉल्डर को इनवल्नरेबल कर दिया था। लेकिन फिर भी उसकी एक वीकनेस थी मिसल्टो प्लांट, और ये वीकनेस ढूंढ के निकाली थी लोकी ने। अब ये बहुत ही ऑब्वियस सा ईस्टर एग था, बट बॉल्डर का एक्चुअल अपीयरेंस होने वाला था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, एंड इसे प्ले करने वाले थे डैनियल क्रेग, जिसका एक कंसेप्ट आर्ट भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब इसी सब के बीच वो पहुंचते हैं एक साइन के सामने जहां पे मेंशन्ड है विक्टर टाइमलीज टेम्पोरल मार्वल्स, और इस वर्ड टेम्पोरल से वो पहचान जाते हैं कि यही रिलेटेड होगा कैंग के वेरिएंट से। लेकिन साथ ही में इस नाम में यूज हुआ मार्वल्स रेफरेंस है मार्वल स्टूडियोज का, बट नामों के रेफरेंस यहीं खत्म नहीं होते। इसी साइन बोर्ड पे एक और नाम है फर्दिनांड लैंग, जो कि ऑब्वियसली रेफरेंस है एमसीयू के स्कॉट लैंग का। एंड क्योंकि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया जहां से कैंग द कॉन्करर ने डेब्यू किया था, वहां भी उसका सामना हुआ था लैंग फैमिली से ही, तो यहाँ पे उसका रेफरेंस देना बनता था। इसके अलावा एक और नाम है हेनरीटा बैनर, जो कैरेक्टर कॉमिक्स में तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये रेफरेंस हो सकता है इस ब्रांच टाइमलाइन के ब्रूस बैनर के किसी रिलेटिव का। फिर एक और नाम है कार्ल बोहम ग्राफ, जो रेफरेंस है एक ऑस्ट्रियन कंपोजर का। और आखिरी नाम है हेडविग वुल्फ का, जो रेफरेंस हो सकता है ब्रैड वुल्फ यानी हंटर X5 का। बट अगर कॉमिक्स से रिलेट करे तो ये रेफरेंस हो सकता है हेडी वुल्फ का, जो लिंक थी कॉमिक्स के कैरेक्टर हेलकैट के साथ। अब वो दोनों इस शो के टेंट में घुसते हैं जहाँ रेंसलेयर और मिस मिनट भी ऑलरेडी होते हैं। यहीं पर स्टेज पे एक बैंड म्यूजिक प्ले कर रहा है, जो कि लोकी की मेन ग्रीन थीम का एक ओल्ड फैशन वर्जन है, ठीक वैसा जैसा मार्वल स्टूडियोज के लोगों के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ किया गया था। अब यहाँ आते ही मोबियस कहता है कि रेंसलेयर यहीं पे है क्योंकि यहाँ पे ड्रिंक्स मिल रही है। अब ये एक रेफरेंस है सीजन 1 का, जहाँ पे हमने रेंसलेयर के ऑफिस में अल्कोहल रखा हुआ देखा है। अब यहीं पे एंट्री होती है विक्टर टाइमली की। अब इस सीन का बहुत सारा पार्ट हमने ऑलरेडी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, बट प्रॉपरली क्लियर होता है कि विक्टर टाइमली एक्चुअल में स्टेज पे दिखा क्या रहा है। ये है टेम्परल लूम, TVA को पावर करने वाली उसी मशीन का प्रोटोटाइप। अब विक्टर टाइमली का गोल है इस मशीन को यूज करके इतनी पावर जनरेट करना ताकि वो इस पूरे प्लेनेट को लाइट अप कर सके। लेकिन इसी डेमोन्स्ट्रेशन में हमें पता चलता है टेम्परल लूम का वर्किंग प्रिंसिपल। विक्टर कहता है कि टाइम ही फ्यूचर की एनर्जी है, एंड ये लूम उसके थ्रू फ्लो हो रही इलेक्ट्रिसिटी का टेम्परल डीके इन्वर्ट कर देगा, जिससे उसकी एंट्रोपी लो हो जाती है और वो फाइन थ्रेड्स में डिवाइडेड पावर बन जाती है। फिर इसी पावर को बुन के क्रिएट की जाती है रोप्स ऑफ वोल्टेज। अब लार्जर स्केल पे यही चीज फ्यूचर वेरिएंट ने क्रिएट की है, एक लार्ज टेम्परल लूम क्रिएट करके, जो टाइमलाइंस को इकट्ठा करता है फाइन थ्रेड्स की तरह और उन्हें बुनता है एक सिंगल रोप ऑफ सेक्रेट टाइमलाइन के रूप में। इस प्रेजेंटेशन की एंडिंग विक्टर करता है ये कह के कि वो केओस को ऑर्डर में ट्रांसफॉर्म करेगा। अब ऑब्वियसली ये ही हू रिमेन्स का एक वेरिएंट है, एंड इसके एटीट्यूड और कैरेक्टरिस्टिक से ये क्लियर होता है कि ये उससे काफी अलग है। लेकिन इस सब के बावजूद सभी गैंग्स में जो इंपॉर्टेंट चीज उन्हें एक जैसा बनाती है वो है उनका डिजायर फॉर कंट्रोल। लेकिन साथ ही में यहाँ पर जोनाथन मेजर्स की एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी। हकलाता हुआ विक्टर टाइमली पागलपन से भरे ही हू रिमेन्स से और एक एरोगेंट गैंग से काफी अलग एंड हटके दिख रहा है। लेट्स होप कि जोनाथन मेजर्स का केस जल्दी ही क्लियर हो एंड वी गेट टू सी हिम प्लेइंग मोर ऑफ दिस गैंग वेरिएंट्स इन फ्यूचर ऑफ द MCU। अब विक्टर की इस मशीन के पीछे काफी लोग होते हैं, बट वो उसे भेज देता है रॉबर बैरन को। अब रॉबर बैरन ये टर्म 19th सेंचुरी में यूज की जाती थी सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, जो जनरली रूथलेस और अनएथिकल होते थे। लेकिन साथ ही में ये नाम रेफरेंस है एक सुपर ओल्ड फैंटास्टिक 4 विलन का, मिस्टर ब्लेयर, जो प्रेसिडेंट था न्यूयॉर्क की एक
बैंक का जिसने लालच के चलते अपने बैंक को लूट लिया था। उसी के ऑल्टर ईगो का नाम था रॉबर बैरन। अब विक्टर टाइमली यहाँ से बाहर निकल जाता है और लोकी का झगड़ा होता है एक जायंट आदमी के साथ जिसे वो डिसअपीयर कर देता है अपनी पावर्स यूज करके। आगे हमें पता चलता है कि वो आदमी बाहर एक पिग केज में है। ये वही पिग केज है जो इस टेंट में एंटर होने के टाइम हमने देखा था। अब विक्टर टाइमली को रेंसलेयर, मोबियस और लोकी साथ में आके मिलते हैं एंड उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। यही विक्टर का एक पुराना क्लाइंट उससे मिलता है और अपने सूट को लेके कंप्लेंट करता है। ये सूट विक्टर ने बनाया था उसकी हाइट बढ़ाने के लिए एंड हम इंस्टेंटली विक्टर को स्लोली बेंड होके अपनी हाइट सामने वाले से कम करते हुए नोटिस कर सकते हैं। बट इसी फेक सूट की वजह से हम रियलाइज करते हैं कि विक्टर एक्चुअल में एक कॉन मैन है, बट नॉट बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड बट बिकॉज उसकी टेक्नोलॉजी अभी तक इतनी एडवांस नहीं हुई है कि वो एक्चुअल में वो गैजेट्स क्रिएट कर पाए जो काम करते हैं। बट तभी रॉबर बैरन भी उसे पकड़ने आ जाता है एंड विक्टर टाइमली भागने लगता है। अब विक्टर के पीछे 4 ग्रुप्स होते हैं। लोकी और मोबियस जो टेम्परल लूम को फिक्स करने के लिए उसे अपने साथ टीवीए ले जाना चाहते हैं। रेंसलेयर और मिस मिनट जो उसे उसके वेरिएंट की जगह लेने के लिए उसके साथ जाने को कहते हैं। रॉबर बैरन जो उससे बदला लेना चाहता है एंड सिल्वी भी जिसके वहां आने की वार्निंग मोबियस को हंटर B-15 देती है जो वहां आती है सिर्फ विक्टर को मारने। अब भागता हुआ विक्टर पहुंचता है एक एंशिएंट इजिप्शियन एग्जिबिट के सामने जो एक रेफरेंस है कैंग के इजिप्शियन वेरिएंट रामाटेट का। इसी वेरिएंट को हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के एंड क्रेडिट सीन में भी देखा था। अब जैसे ही सिल्वी विक्टर पे अटैक करती है, लोकी उसे बचाने बीच में आ जाता है और वो तीनों घुसते हैं फेरिस व्हील में जो कि इस सदी की एक और इन्वेंशन था एंड शिकागो के इस फेयर में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। अब जब लोकी सिल्वी और विक्टर टाइमली के बीच में आके उसे मारने नहीं देता तो सिल्वी कहती है कि ये सब कुछ काफी सिमिलर है। सीजन 1 के एपिसोड 6 में यही सेम चीज हुई थी जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने जा रही थी। अगेन सिल्वी बिट्रेड फील करती है और गुस्से में वो अपनी पावर्स यूज करके उन पर अटैक करती है। उनकी लड़ाई के बीच में मिस मिनट एक जायंट फॉर्म लेके घोस्ट के रूप में दिख के लोगों को डराती है एंड इसी अफरा तफरी में रेंसलेयर विक्टर को अपने साथ ले जाती है। यहाँ जब वो लोग उसके लैब में पहुंचते हैं तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और फाइल्स पे कुछ एशियन लैंग्वेज सिंबल्स दिख रहे हैं। अब ये लैंग्वेज है चाइनीज एंड मैंने गूगल लेंस से ट्रांसलेट किया इस लाइन का मतलब जो है एक नाम निंग गुआंग फू। अब निंग गुआंग जेंशिन इम्पैक्ट एक गेम का कैरेक्टर है बट यहाँ पे मैं फोकस करूंगा इस सरनेम फू पे। ये नाम मैच करता है फू मांचू या फिर ज़ेंगज़ू से जो कि एक सुपर विलन था मार्वल कॉमिक्स में जो लीडर था 5 वेपन सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का एंड वो फादर और आर्च एनिमी था शैंग-ची का। अब 100% कंफर्मेशन के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये डायरेक्टली रिलेटेड होगा इसी तरह शैंग-ची से, लेकिन ये बुक्स जिन पे चाइनीज वर्ड्स यूज किए गए हैं इसका कहीं ना कहीं शैंग-ची और 10 रिंग्स की एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेशन जरूर हो सकता है। ऑलरेडी एमसीयू की पास्ट थ्योरीज जो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में भी कंफर्म हो रही थी उनसे हम जानते हैं कि शैंग-ची की 10 रिंग्स किसी ना किसी तरीके से कैंग से कनेक्टेड है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर अगेन रेफरेंस दिया गया है उसी चीज का। अब रेंसलेयर और मिस मिनट विक्टर टाइमली को उसके पास्ट के बारे में, उसके वेरिएंट ही हू रिमेन्स की डेथ के बारे में और लोकी को ट्रस्ट ना करने के बारे में बताते हैं एंड रेदर देन सरप्राइज होने की जगह विक्टर उनकी बातों पे बहुत इजीली ट्रस्ट करता है। अब उनके साथ जाने से पहले विक्टर उन्हें कहता है कि उसे अपने लैब से कोई चीज उठानी है और उसका लैब है विस्कॉन्सिन में। अब कॉमिक्स में कैंग का ये वेरिएंट ट्रेवल बैक करके आया था 1902 में जहाँ उसने क्रिएट किया था अपने खुद के नाम का टाउन टाइमली जो बेस था विस्कॉन्सिन में ही। अब विस्कॉन्सिन पहुंचने के लिए ये तीनों ट्रेवल करते हैं एक शिप से जिस शिप के ऊपर हमें नाम लिखा दिखता है SS हेरन। ये रेफरेंस है केट हेरन का जो लोकी के सीजन 1 की डायरेक्टर थी। इसी शिप पे विक्टर टाइमली और रवोना रेंसलेयर क्लोज आने लगते हैं एंड उन दोनों के कन्वर्सेशन में वो ऑकवर्डनेस और रोमांटिक एंगल देखने मिलता है। अब कॉमिक्स में कैंग था जिसका रोमांटिक रिलेशनशिप था रवोना रेंसलेयर के साथ, लेकिन एमसीयू में एक ट्विस्ट दिखा के कैंग के इस वेरिएंट विक्टर टाइमली के साथ उसकी रोमांटिक एंगल दिखाया गया है। इसकी और हिंट हमें एपिसोड के एंड में फिर से मिलेगी। बट जैसे ही रवोना की आंख लगती है उसे विक्टर और मिस मिनट बिट्रे करते हैं एंड वो उसे उस लाइफ बोट के साथ ही छोड़ देते हैं। अगेन यहाँ कैंग की वो मेंटेलिटी जहाँ वो पार्टनरशिप नहीं अकेले ही रूल करना चाहता है दिख के आती है। अब विक्टर के लैब पे पहुंच के हमें मिस मिनट के बारे में उसी से और डिटेल्स पता चलती है। मिस मिनट को क्रिएट किया था ही हू रिमेन्स ने मल्टीवर्सल वॉर और TVA के काफी पहले एंड जब रेंसलेयर विक्टर से क्लोज हो रही होती है तो हम उसकी एक्सप्रेशंस में जेलसी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक फुल्ली कॉन्शियस और सेंटिएंट AI है, यानी कि ये सिर्फ एक हेल्पर AI नहीं है बल्कि एक कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग की तरह वांट्स और फीलिंग्स भी फील कर सकती है। एंड ऑल्दो अभी के लिए वो ही हू रिमेन्स के किसी भी वेरिएंट का साथ देने के लिए रेडी है, बट हो सकता है कि फ्यूचर में वो टीम स्विच करे, बट देन वो हीरोज की तरफ आती है या विलन की तरफ, उस डिसीजन को देखने के लिए अभी वेट करना पड़ेगा। अब जब लैब में मिस मिनट एक रियल बॉडी की मांग में एक मैनिकन पे ओवरले करती है और विक्टर को अपनी फीलिंग्स बताने लगती है तो विक्टर डर के उसे टेम्पैड में ट्रैप कर लेता है। अब यहीं पे पहुंचती है रेंसलेयर भी और ये क्लियर कर देती है कि अब वो विक्टर पे भरोसा नहीं करती। उसके हाथ में होता है एक लार्ज प्रोटोटाइप डिवाइस जो ऑब्वियसली एक प्रूनिंग डिवाइस जिसे क्रिएट किया है विक्टर ने। लोकी और मोबियस भी तभी यहाँ पहुंचते हैं और रेंसलेयर को विक्टर को प्रून करने से रोकते हैं। यहाँ रेंसलेयर कहती है कि आई एम ऑर्डर एंड इमीडिएटली ब्लास्ट के साथ एंटर करती है सिल्वी, फोरशैडो करते हुए कि वो है केओस। बट पिछले सीन में लोकी के हाथों की ग्रीन लाइट उसकी पावर्स को शो करता है, यानी कि अगर सिल्वी तभी एंट्री नहीं मारती
थी तो लोकी ऑलरेडी रेडी था रेनस्लेयर पे अटैक करने के लिए। अब सिल्वी विक्टर टाइमली को कॉर्नर कर देती है और उसे मारने वाली होती है, जहाँ वो कहती है कि किस तरह वही बनेगा फिर से ही हू रिमेन्स और बुरी चीजें करेगा। विक्टर अपनी लाइफ के लिए प्लीड करता है और उसे सिर्फ इतना कहता है कि वो अपनी चॉइसेस खुद सिलेक्ट करता है। अब एक्चुअल में जो चीज सिल्वी करना चाहती है, कैंग के वेरिएंट्स को मार के फ्री विल देना लोगों को, अब विक्टर टाइमली के पीछे पड़ के उसे मार के वो उसकी फ्री विल को भी रोक रही है। एंड जब वो अपनी गलती रियलाइज करती है तब वो उसे जाने देती है, जिसके इमीडिएट बाद लोकी और मोबियस टाइम डोर ओपन करके विक्टर को ले जाते हैं TVA में। एंड विक्टर की लैब में बच जाते हैं सिर्फ सिल्वी और रेनस्लेयर। सिल्वी अपना बदला लेने के लिए रेनस्लेयर को हिट करती है और फिर ही हू रिमेन्स के टेम्पैड को यूज करके उसे भेज देती है एंड ऑफ टाइम की उसी कैसल में। रेनस्लेयर वहां पहुंचते ही टेम्पैड से मिस मिनट को रिलीज करती है और वो दोनों इस जगह का जायजा लेते हैं जहाँ पर ही हू रिमेन्स की बॉडी डीके हो रही है, यानी कि उसकी डेथ के बाद अब काफी टाइम निकल चुका है। साथ ही में ये पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो रहा है धीरे धीरे। मिस मिनट टेम्पैड से बाहर आने के बाद रेनस्लेयर की मदद करने की बात करती है और कहती है कि उसे एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता है रेनस्लेयर के बारे में जो वो उसे बता सकती है। बट वो सीक्रेट सुनने के बाद वो बहुत गुस्सा होने वाली है। अब इस वियर्ड से क्लिफहैंगर पे ही एपिसोड 3 खत्म होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में मार्वल स्टूडियोज का इंट्रो काफी शॉर्ट है जो बाकी तीनों एपिसोड्स के मुकाबले टोटली डिफरेंट है। बट देन जैसे मैंने कहा दिस इज रेस अगेंस्ट टाइम, तो वही चीज यहाँ भी नोटिसेबल है। अब ये इंट्रो रिफ्लेक्ट करता है सीजन 1 में एपिसोड 6 के इंट्रो को, बट यहाँ पे सभी चीजें बिखरी हुई है। सेक्रेट टाइमलाइन टोटली ब्रोकन है एंड इवन वो लोकेशन जहाँ पर ही हू रिमेन्स का सिटाडेल था वो भी अब बिखरता जा रहा है। लेकिन इस टाइमलाइन में एंटर होते टाइम हमें सुनाई देती है बहुत सारे साउंड्स जो कि टोटली मिक्स्ड अप है। यानी जब सीजन 1 के टाइम ये साउंड सुने थे तो वो सारे क्लियर थे, लेकिन यहाँ पर सब कुछ मिक्स्ड अप है और सिर्फ समझ आता है लास्ट में एक वर्ड जो है लोकी। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ जो साउंड्स हैं वो लगते हैं सभी प्रून और डिस्ट्रॉय होते लोगों की स्क्रीम्स, स्पेशली स्पॉइलर अलर्ट जनरल डॉग्स, उसके साथ के मिनट मैन एंड विक्टर टाइमली की स्क्रीम्स। फिर हमें दिखती है एंड ऑफ टाइम की वो लोकेशन जो अब डिस्ट्रॉय होकर सेपरेट होती जा रही है और यहीं पे मौजूद है रवोना रेनस्लेयर और मिस मिनट। एपिसोड 3 की एंडिंग की कंटिन्यूटी में मिस मिनट रिवील करती है रवोना रेनस्लेयर का पास्ट, लेकिन उससे पहले वो इस रूम को स्कैन करती है। अब ये स्कैनिंग टेक्निक मैच करती है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ग्वेन वाले इस सीन से। अब लोकी सीजन 2 में बहुत सारे मोमेंट्स हैं जहां पर हम नोटिस कर सकते हैं इसका रिजेम्बलेंस स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स से, जिससे रिलेटेड एक और पॉइंट है जो मैं आगे बताता हूं। अब मिस मिनट एक छोटे से सेक्शन में क्रिएट करती है एक स्क्रीन जहां पर वो रवोना को दिखाती है बहुत ही पास्ट में हुई एक इवेंट को। यहाँ पे हमें दिखते हैं ही हू रिमेन्स और रवोना रेनस्लेयर। ये जो मिनिएचर्स वाला स्टाइल है ये सिमिलर है जो ही हू रिमेन्स ने लोकी और सिल्वी को दिखाया था सीजन 1 के क्लाइमैक्स में। यहाँ पे रवोना बात करती है ही हू रिमेन्स के साथ और उनके डिस्कशन से ये क्लियर हो रहा है कि रवोना और ही हू रिमेन्स काफी क्लोज थे, बट साथ ही में रवोना कमांडर थी ही हू रिमेन्स की आर्मी की। इनफैक्ट जो ये फ्रेज है फॉर ऑल टाइम ऑलवेज, ये उन्हीं दोनों के कन्वर्सेशन से निकला है। एंड ऑफ कोर्स जो एपिसोड 1 में ऑडियो हमने सुना था वो इसी कन्वर्सेशन का था। अब यहाँ इनका कन्वर्सेशन मैच करता है जो मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री में हुआ था एंड जो मैं पिछले एपिसोड के ब्रेकडाउन में डिस्कस कर चुका हूँ कि रवोना कैंग की लवर थी एंड ऑल्दो विक्टर टाइमली ने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हो सकता है कि सीजन के बचे हुए एपिसोड्स में रवोना किसी डिफरेंट कैंग वेरिएंट्स के साथ पार्टनरशिप करे। यहाँ नोटिसेबल चीज है कि रवोना का आउटफिट हंटर वाला है, यानी कि अभी तक वो सिर्फ एक हंटर थी लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो एक जज बनी। रवोना के जाने के टाइम ही हू रिमेन्स उससे कहता है सी यू सून। यही सेम चीज उसने सिल्वी से भी कही थी जब वो उसे मारने वाली थी। यहाँ रवोना के जाते ही मिस मिनट ही हू रिमेन्स से कहती है कि क्या वो चेस खेलना चाहेगा। पिछले एपिसोड में ही मिस मिनट ने विक्टर टाइमली को बताया था कि उसका क्रिएशन हुआ था चेस खेलने के लिए, बट इस पास्ट की मेमोरी में रवोना के जाते ही हू रिमेन्स मिस मिनट को कहता है प्रोटोकॉल 42 एक्टिवेट करने को, जिसका मतलब है कि सभी TVA मेंबर्स की मेमोरीज वाइप करने को। अब ये नंबर 42 मार्वल कॉमिक्स में काफी इंटरेस्टिंग नंबर है। सिविल वॉर कॉमिक बुक सीरीज में आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक और येलो जैकेट मिलकर एक प्रिजन बिल्ड करते हैं जिसका नंबर था 42। इनफैक्ट आयरन मैन 3 में RDJ का आयरन मैन जो सूट पहनता है वो था मार्क 42। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे मैंने पहले कहा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के काफी सारे रेफरेंसेस यहाँ मौजूद है, जिनमें से एक है अर्थ 42 जहाँ माइल्स मोरालेस क्लाइमैक्स में पहुंचता है एंड उसके अलावा एपिसोड 1 में लोकी का ग्लिचिंग भी मैच करता है माइल्स के साथ ही। अब ये मेमोरी दिखाने के बाद मिस मिनट प्रपोज करती है कि उन्हें कैंग की जरूरत नहीं है और वो और रवोना मिलकर ही TVA को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस सब के पीछे एक्चुअल में मास्टरमाइंड है मिस मिनट, जिसके सबूत मैं आगे देता हूँ। अब TVA में पहुंचता है विक्टर टाइमली वॉर रूम में उसी कैंग के म्यूरल के सामने, जिसके बाद आगे वो हॉलवे में देखता है वो आर्ट वर्क जहाँ कैंग और टाइम कीपर्स दिख रहे हैं। ये आर्ट वर्क हम पहले भी देख चुके हैं और ये कॉमिक बुक एक्यूरेट आर्ट वर्क है। उसके पीछे लोकी, मोबियस और सिल्वी भी पहुंचते हैं और हंटर B-15 भी यही उनसे मिलती है। अब वो उसे बताते हैं लूम को फिक्स करने के लिए उन्हें उसकी मदद की जरूरत है, जिसके लिए वो उसे लेके जाते हैं ओबी के पास। अब ओबी के पास जाते टाइम वो जिस हॉलवे में से जाते हैं वहीं पे हमें दिखती है एक कॉफी मशीन जो हमें एपिसोड में फिर से दिखेगी। अब ओबी और विक्टर टाइमली की मुलाकात एक फैन बॉय मूवमेंट है जहाँ दोनों ही एक दूसरे से काफी इंप्रेस दिखते हैं, बट यहाँ पर एक वियर्ड सा पैराडॉक्स होता है।
ओबी रिवील करता है कि जो भी चीजें उसने सीखी है वो 19th सेंचुरी के एक ब्रिलियंट इन्वेंटर से सीखी है, जिसका मतलब है कि ओबी ने सब कुछ सीखा है विक्टर से। लेकिन हम जानते हैं कि विक्टर ने जो भी सीखा है वो ओबी के बनाए हुए TVA मैनुअल से सीखा है। अब ये पैराडॉक्स है कि क्या पहले हुआ, जिस तरह से कहा जाता है कि मुर्गी पहले आई या अंडा, क्योंकि एक नहीं होगा तो दूसरा हो ही नहीं सकता। और यहीं पे औरोबोरस कहता है कि इट्स लाइक स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल। अब एपिसोड 1 के ब्रेकडाउन में मैंने बताया था औरोबोरस का मतलब नॉर्स माइथोलॉजी में होता है एक साइन जहां स्नेक खुद की टेल खाने की कोशिश कर रहा है, और ये एक्चुअल में सिंबलाइज करता है इटर्नल साइकिल ऑफ लाइफ। लेकिन ये सब काफी सोचने वाली बात है कि अगर ओबी विक्टर से इंस्पायर्ड है, जिसकी लिखी हुई TVA बुक से विक्टर ने सब कुछ सीखा, तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि ओबी खुद एक कैंग वेरिएंट है। अब आई नो कि ही हू रिमेन्स के वेरिएंट उसी की तरह दिखते हैं ऐसे दिखाया गया है, लेकिन इसी शो से हम जानते हैं कि लोकी के वेरिएंट भी काफी अलग भी दिख सकते हैं, जिनका एग्जांपल सिल्वी भी है और हाँ एलिगेटर लोकी भी है। बट जितना नॉलेज ओबी को है एंड TVA में वो इकलौता है जिसकी मेमोरी वाइप नहीं की गई है, तो ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि ओबी भी एक और कैंग वेरिएंट हो सकता है। एंड ऑल्दो यहाँ एक्टर केहू क्वान की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, लेकिन अगर आप सोचो तो उसकी पर्सनैलिटी विक्टर टाइमली की पर्सनैलिटी से काफी मैच करती है। अब ये जस्ट मेरा थॉट है, इस बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अब इन्हीं की कन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि टेम्परल लूम को रिपेयर करने के लिए उनके पास एक चीज मिसिंग है, और लकीली वो चीज वही है जो विक्टर टाइमली अपने साथ लेके आता है। अब ये चीज जो विक्टर टाइमली लास्ट एपिसोड में अपने साथ ले आया है वो एक सर्कुलर सा डिवाइस है जो मैच करता है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में दिखे मल्टीवर्सल इंजन कोर से। ऑफ कोर्स एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि अभी तक ये एक प्रोटोटाइप ही होगा, बट वो दोनों और केसी साथ में लगते हैं इस डिवाइस को रिपेयर करने के लिए। इसी सब के बीच जब मोबियस पाई खाने की बात करता है तो सिल्वी उस पर चिढ़ती है और उससे क्वेश्चन करती है कि उसे अपनी सेक्रेट टाइमलाइन वाली रियल लाइफ में बिल्कुल इंटरेस्ट क्यों नहीं है। एंड ये सोचने वाली बात है क्योंकि मोबियस अभी तक अपनी ओरिजिनल लाइफ को इग्नोर करता जा रहा है, बट नेक्स्ट एपिसोड में हमें उसकी एक्चुअल लाइफ जरूर देखने मिल सकती है। अब सिल्वी भी रास्ता खोके इसी ऑटोमैट पे पहुंचती है, ठीक उसी तरह जैसे मोबियस और लोकी पहुंचे थे। अब लोकी और सिल्वी का डिस्कशन होता है जहां पे वो कहती है कि TVA को रीस्टार्ट करने के लिए उसे पूरी तरह से बर्न करने की जरूरत है। अब ये रेफरेंस है लोकी के डायलॉग का जहां वो सीजन 1 में इसी तरह से TVA को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा था, बट देन लोकी उसे रोकता है ये कह के कि चीजें सुधारने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, जिसमें वो एग्जाम्पल देता है अपने भाई थॉर का, जहां वो जो इवेंट्स मेंशन करता है वो थॉर के पार्ट 1 की थी, यानी जब एक एरोगेंट थॉर को असगार्ड से बैनिश कर दिया गया था, जिसके बाद जब वो वापस आया तो वो काफी ह्यूमेन और डाउन टू अर्थ बन गया था। एंड उस टाइम लोकी भी उसे कमजोर समझ रहा था, लेकिन उसने अब रियलाइज कर लिया है कि ये कमजोरी नहीं, ये भी एक स्ट्रेंथ हो सकती है। लेकिन यहीं पर फिर से उन दोनों के बीच वही डिस्कशन होता है जो सीजन 1 के फिनाले में हुआ था और इस सीजन में भी पिछले एपिसोड्स में हो चुका है, जहां वो दोनों ही TVA को अलग अलग तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। सिल्वी TVA को डिस्ट्रॉय करके जो होना है वो होने देना चाहती है, वहीं लोकी इसे कंट्रोल करके सही डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, जिसपे सिल्वी कमेंट करती है कि दे आर प्लेइंग गॉड्स, एंड लोकी उसे रिमाइंड कराता है कि वी आर गॉड्स, जो कि एज असगार्डियन लोकीज हैं। इसी सबके पैरेलल जज गैम्बल हंटर B-15 को कन्विंस करती है कि उसे जनरल डॉक्स को मनाना चाहिए TVA के इस न्यू मिशन में उनकी हेल्प करने को। जनरल डॉक्स और उसके साथ के मिनटमैन उसी प्रिजन में होते हैं जहां ब्रैड है। ब्रैड यहाँ उन्हें मोटिवेट करता है अपना एस्केप प्लान बताते हुए, जहां वो मेंशन करता है गैलीलियो और विंस्टन चर्चिल को। अब गैलीलियो गैलीली के बारे में सबको पता होगा, जो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट और इंजीनियर थे। वहीं सर विंस्टन चर्चिल एक ब्रिटिश सोल्जर और राइटर थे जो 2 बार यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन ब्रैड के इस मोटिवेशन को डॉक्स रिफ्यूज कर देती है। तभी वहां पे हंटर B-15 आती है जो डॉक्स को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो लोग TVA का साथ दे सकते हैं उसे बचाने के लिए। इस सीन में आप ब्रैड को नोटिस कर सकते हो अपने कॉलर को ठीक वैसे ही पकड़े हुए जैसे वो हैबिचुअल है अपने हंटर यूनिफॉर्म को पकड़ने के। अब B-15 उन्हें सोचने का टाइम देके यहाँ से निकल जाती है। उसके जाते ही रवोना यहाँ पहुंचती है टाइम डोर के थ्रू मिस मिनट के साथ, एंड वो भी जनरल डॉक्स को कन्विंस करने की कोशिश करती है उसकी तरफ से लड़ने के लिए। लेकिन डॉक्स करेक्टली समझ जाती है कि रवोना सिर्फ पावर के पीछे है और वो उसका साथ देने से मना कर देती है। अब इन सारे प्रिजनर्स में से सिर्फ हंटर X5 यानी कि ब्रैड रवोना की तरफ आता है, एंड मिस मिनट वो टॉर्चर डिवाइस ऑन कर देती है, जिसके यूज से स्क्विश करके डॉक्स और उसके साथियों को मार दिया जाता है। अब इस सीन में ब्रैड के एक्सप्रेशन से पता लगता है कि सामने हालत क्या हो रही होगी, लेकिन साथ ही में मिस मिनट के एक्सप्रेशंस देखने वाले हैं जो उसके इवल नेचर को डिस्प्ले कर रहे हैं। इस पे भी मैं आगे बात करूंगा। यहाँ टेम्परल लूम को रिपेयर करने वाला डिवाइस प्रिपेयर करने के बाद विक्टर टाइमली जाता है कॉफी मशीन देखने हंटर D-90 के साथ, जहाँ कॉफी पीते टाइम ब्रैड उसे प्रून कर देता है। अब वो टाइमली को लेके जाता है रेंसलेयर के पास, जहाँ वो उसे थ्रेटन करते हैं कि अगर उसने उनकी हेल्प नहीं की तो वो उसे मार देंगे। लेकिन मिस मिनट सोचती है कि उन्हें उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है, एंड वो TVA के नेटवर्क को इंटरनली लॉक करने लगती है। जब हंटर B-15 इंटेरोगेशन रूम में आती है, जहाँ वो डॉक्स और सभी को मरा हुआ पाती है, वहीं पे वो अपना डिवाइस एक्सेस करने को देखती है, लेकिन उसके डिवाइस पे लॉक स्क्रीन होती है जिसपे मैसेज में मिस मिनट दिखती है ये कहते हुए। अब ये मैसेज बहुत ही अच्छा कॉल बैक है जुरासिक पार्क में डेनिस नेडी के कैरेक्टर का, जिसने इसी तरह से मूवी के क्लाइमैक्स में कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर दिया था, और उसका भी डिनायल मैसेज इसी तरह का था।
ओबी के वर्क स्पेस में जब वो अपना कंप्यूटर एक्सेस नहीं कर पाता तो वो मोबियस से कहता है कि क्या उसने कोई अनऑथराइज्ड गेम फिर से डाउनलोड की है। ऑब्वियसली ये रेफरेंस है ओल्ड टाइम गेम्स का जो पीसी को वायरस से भर देती थी। नॉट श्योर कि अभी भी ऐसी गेम्स एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब लोकी और सिल्वी एलिवेटर तक जाते हैं और जब सिल्वी एलिवेटर में चली जाती है तभी लोकी को स्पीकर पे आवाज सुनाई देती है जो वो पहले भी सुन चुका है। एपिसोड 1 में प्रून होने के ठीक पहले यही आवाज उसने सुनी थी। इसी रीजन से वो डिस्ट्रैक्ट होता है और एलिवेटर क्लोज होकर सिल्वी अंदर फंस जाती है। अब लोकी अपने हाथ में प्रूनिंग डिवाइस लेके रियलाइज करता है कि वही होगा जिसे खुद के पास सेल्फ को प्रून करना पड़ेगा एंड वो स्टेयर्स से ऊपर जाता है जहां वो अपने ही टाइम ट्रैवल्ड वर्जन को देखता है एंड सिल्वी के एलिवेटर डोर ओपन करते ही वो खुद को प्रून कर देता है। यानी कि लोकी ही था जिसने खुद लोकी को प्रून किया था। लेकिन साथ ही में यहाँ एक और मिस्ट्री ये भी क्लियर होती है कि उन्हें वो कॉल कर कौन रहा था। फोन के दूसरे एंड पे होता है औरोबोरस जो लोकी और सिल्वी को बताता है कि कैसे मिस मिनट ने सिस्टम ऑफलाइन कर दिया है और उसे फिक्स करने के लिए उसे सिस्टम रिबूट करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि उनका सेफ्टी सिस्टम बंद हो जाएगा यानी कि टीवीए में फिर से मैजिक यूज किया जा सकता है। अब सीजन 1 से हम जानते हैं कि लोकी और सिल्वी टीवीए में पहुंच के मैजिक यूज ना कर पाने से कितने फ्रस्ट्रेटेड थे एंड जब फाइनली उन्हें मौका मिलता है तो वो लोग ओबी को एक साथ ये कहते हैं। अब सिस्टम रीबूट होने के टाइम मिस मिनट ग्लिच करने लगती है। इस ग्लिच में जब उसकी बातें ब्रेक होके आने लगती है तो विक्टर उसे कहता है कि उसे मॉक करने की जरूरत नहीं। अब दिस इज फनी बिकॉज विक्टर हकला के बात करता है, ये हम जानते हैं, बट विक्टर जिस एरा का है उस एरा में एआई और कंप्यूटर ग्लिचेस के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है, तो उसका ये रिएक्शन जायज है। अब शटडाउन होने से जस्ट पहले मिस मिनट पे 1 और 0 दिखते हैं जो बाइनरी नंबरिंग स्कीम है एंड कंप्यूटिंग सिस्टम्स इसी के बेस पे वर्क करते हैं। अब शटडाउन होने के टाइम मिस मिनट विक्टर से कुछ कहना चाहती है एंड वी एक्सपेक्ट कि वो आई लव यू कहेगी जो उसने पिछले एपिसोड के एंडिंग में कहने की कोशिश की थी, बट वो कहती है यू विल नेवर बी हिम। अगेन इस पे भी एंड में बात करूंगा। अब सिस्टम शटडाउन होते ही लोकी और सिल्वी जाते हैं विक्टर को लेने, जहां अपनी मैजिक की मदद से सिल्वी हंटर X5 को एन्चेंट करती है एंड X5 के थ्रू वो रवोना को प्रून करवा देते हैं, जिसके बाद वो विक्टर को लेके पहुंचते हैं टेम्परल लूम वाले रूम में और विक्टर के टेम्परल ऑरा की स्कैनिंग से ब्लास्ट डोर फिर से ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे स्कैनिंग कंप्लीट होते ही वहां लिखा दिखता है वेलकम ही हू रिमेन्स। अब जब सबके बीच में डिस्कशन हो रहा होता है कि बाहर किसे जाना चाहिए टेम्परल लूम को रिपेयर करने के लिए, तो विक्टर डिसाइड करता है कि वही होगा जो जाएगा, जिसके पीछे वो रीजन देता है कि अगर इस मल्टीप्लायर डिवाइस में कुछ डिफेक्ट आया तो उसे ही पता होगा वो रिपेयर कैसे करना है। लेकिन अगेन इस मैनिपुलेशन के पीछे भी कोई और ही है। लेकिन वो लोग विक्टर को रोकते नहीं और वो सूट पहनता है और उस डोर से बाहर निकलता है। लेकिन बाहर निकलते ही टेम्परल रेडिएशन की वजह से वो स्पैगेटी बन जाता है। यहाँ हम विक्टर को उसी तरह के इस नूडल इफेक्ट बन के डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा की पावर से रीड रिचर्स डिस्ट्रॉय हुआ था एंड इनफैक्ट मोर रिसेंटली एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में स्कॉट लैंग का जायंट मैन वर्जन इसी तरह से नूडल बना था। बट यहाँ पर इन सबकी लास्ट होप विक्टर टाइमली के डिस्ट्रॉय होते ही लोकी और बाकी लोग टेम्परल लूम को डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं एंड फाइनली इस डिस्टेबलाइज्ड टेम्परल लूम हार्ट ऑफ द टीवीए में एक ब्लास्ट होता है और वो इम्प्लोड करता है, जिसके साथ ही अंधेरा छा जाता है और एपिसोड यही खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है मार्वल स्टूडियोज के लोगो पे, जिसमें कुछ चेंज तो नहीं है लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक काफी डिप्रेसिंग है। जिसके बाद एपिसोड 4 की एंडिंग में दिखी ब्राइट लाइट फेड होती है और हमें दिखता है लोकी अकेला खड़ा टीवीए में। अब ये टाइम में कौन सा मोमेंट है वो क्लियर नहीं होता, लेकिन पूरे टीवीए में सिर्फ अकेला लोकी ही होता है। वो सबको ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ वो वापस पहुंचता है उसी ऑटोमेट रूम में, लेकिन बैकग्राउंड में आप नोटिस कर सकते हैं कि इन सभी खानों में कोई भी पाए नहीं है। यहाँ पर टीवीए में बैकग्राउंड में एक ऑटोमेटेड वॉइस रिपीट कर रही होती है कोड 1229 जो कि फेल सेफ मोड है। 1229 दिसंबर 29 भी हो सकता है, तो क्या इस डेट को मार्वल कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं? बट देन सडनली वो फिर से टाइम स्लिप करने लगता है। अब सबसे पहले वो पहुंचता है टाइमलाइन मॉनिटर रूम में, जहाँ पे ऑलरेडी एक और लोकी खड़ा है जो टीवी की मैनुअल पढ़ रहा है। अब इससे पहले वो उसे हेलो कर सके वो फिर से टाइम स्लिप होता है और उसी टाइमलाइन मॉनिटर रूम के बाहर अपीयर होता है। फिर जब वो उस रूम के अंदर जाता है वो देखता है टेबल पे एक टीवी की मैनुअल, जिसे उठा के वो पढ़ने लगता है और उसके पीछे वही फिर से अपीयर होता है। यानी कि ये करंट लोकी कुछ टाइम पहले इसी लोकेशन पे पीछे था और वो खुद को ही कुछ सेकंड आगे के फ्यूचर में देख रहा था। यहीं पे वो टीवीए की हैंडबुक को अपने कोट पॉकेट में रखता है, जिसका यूज हमें आगे देखने मिलेगा। अब सडनली पूरा टीवीए ही अनरेवल होने लगता है, सिमिलर टू जैसे विक्टर टाइमली हुआ था पिछले एपिसोड के एंड में। एंड इंटरेस्टिंगली ये स्पेशल इफेक्ट बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच के रीड रिचर्स को मारने वाले सीन से मैच करता है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ ऐसे लगता है कि ये सारे थ्रेड्स लोकी की तरफ आ रहे हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करने वाले हैं, जिससे पहले ही वो टाइम स्लिप होकर वहां से निकल जाता है। एंड टाइमलाइन मॉनिटर के डिस्ट्रॉय होने से पहले हमें दिखती है एक लास्ट झलक मिस मिनट की, जो
डायरेक्टली तो मिस मिनट का इकलौता अपीयरेंस है, लेकिन इनडायरेक्टली हिडन तरीके से वो हमें इस एपिसोड में कई सारी जगह दिखती है जो मैं आगे बताऊंगा। एंड फिर दिखता है लोकी का लोगो, जहाँ पे थीम म्यूजिक के पीछे एक क्लॉक की टिक टिक सुनने मिलती है, लेकिन इस लोगो में भी थोड़ा सा चेंज किया गया है, एक हिडन ईस्टर एग रखा गया है। सीजन 1 और इस सीजन में भी इस लोगो रिबल में ये लोगो सिर्फ स्टाइल स्विच करता था, लेकिन इस एपिसोड में ये लोगो सेम रहता है, लेकिन बार बार डिसअपीयर और रीअपीयर करता है, जो एक तरह से फोरशैडो कर रहा है इस एपिसोड में होने वाली इवेंट्स को, जहाँ लोकी भी इस तरह से डिसअपीयर और रीअपीयर होता दिखेगा थ्रू आउट टाइम। अब लोकी टाइम स्लिप होके पहुंचता है 1962 कैलिफोर्निया में, जहाँ पर जेल में बंद हमें दिखता है केसी, जो जेल ब्रेक करके भागने की कोशिश कर रहा है अपने 2 साथियों के साथ। एंड ये जेल एक्चुअल में है अल्काट्राज प्रिजन। अब अल्काट्राज एक रियल वर्ल्ड प्रिजन है, जहाँ पे 1962 में इसी तरह से 3 लोगों ने भागने की कोशिश की थी, और इन तीनों के नाम थे क्लैरेंस एंगलिन, जॉन एंगलिंग एंड फ्रैंक मॉरिस। एंड यहाँ पे केसी का नाम इस टाइमलाइन में फ्रैंक ही दिखाया गया है। अब ये कंसेप्ट सीजन 1 में दिखाए गए इसी तरह के रियल लाइफ इंसिडेंट से लोकी को जोड़ने से मैच करते हैं। सीजन 1 के एपिसोड में दिखाया गया था कि लोकी ही डीबी कूपर था, जिसने 1971 में बहुत सारे पैसे चुराकर एक एयरक्राफ्ट हाईजैक कर लिया था, और उसकी आइडेंटिटी अभी भी अननोन है। तो इसी तरह से यहाँ पे दिखाया गया कि फ्रैंक मॉरिस एक्चुअल में रियल लाइफ केसी था। अब अल्काट्राज का रेफरेंस पहले भी मार्वल की कॉमिक्स में किया गया है, लेकिन लाइव एक्शन में एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड की फाइनल बैटल इसी लोकेशन पे हुई है। यहाँ पर केसी एज फ्रैंक अपने साथियों से कहता है कि अगर वो लोग उन्हें पकड़ेंगे तो दे आर गोइंग टू गट देम लाइक फिश। अब ये रेफरेंस है लोकी सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में लोकी और केसी के इंटरेक्शन का, जब लोकी ने उसे इसी तरह से कहा था, Give me the Tesseract or I'll gut you like a fish. एंड वियर्डली केसी का रिप्लाई था, What's a fish? जो कि काफी फनी इंटरेक्शन था। अब लोकी केसी से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, बट वो उसे नहीं पहचानता, सिमिलर टू सीजन 2 के एपिसोड 1। एंड देन लोकी फिर से टाइम स्लिप होता है और पहुंचता है मल्टीपल लोकेशंस पे। सिल्वी जहां काम करती है उस मैकडॉनल्ड्स के बाहर, मोबियस जहां काम करता है उस पिराना पावर स्पोर्ट्स के बाहर, एंड वापस टीवीए में टाइम थिएटर 25 में। अब ये टाइम थिएटर 25 वही थिएटर है जहां पर लोकी के सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में मोबियस लोकी को इंटेरोगेट करते हुए दिखा था। फिर वो पहुंचता है 2012 के न्यूयॉर्क में, जहां हंटर B-15 एक डॉक्टर विलिस के नाम से एग्जिस्ट करती है। अब मार्वल कॉमिक्स में वेरेटी विलिस की फैमिली प्रोटेक्टर थी कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स की, एंड उसके पास भी मैजिकल पावर्स थी हर मैजिकल डिस्गाइज के थ्रू देखने की। एंड यस, वो लोकी से भी कनेक्टेड थी, तो यहाँ पे उसी का रेफरेंस यूज किया गया है। अब यहाँ जब सडनली लोकी उसके सामने अपीयर होता है तो वो डर जाती है, लेकिन फिर फटाक से लोकी गायब होकर पहुंच जाता है मोबियस की लोकेशन में 2022 क्लीवलैंड। यहाँ पर जब लोकी अपीयर होता है तो वो उसके पीछे के इन्फ्लेटेबल मैन की तरह ही फ्लॉप करते हुए दिखता है। इस ब्रांच टाइमलाइन में मोबियस एग्जिस्ट करता है डॉन के नाम से, जिसके 2 बेटे हैं और वो सिंगल फादर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनली मोबियस हमें दिखता है जेट स्की पे बैठे हुए, ऑल्दो चलाते हुए नहीं, लेकिन फाइनली वो रियलिटी जहां पर मोबियस जेट स्की के साथ एग्जिस्ट करता है। यहाँ भी जब लोकी आके उससे मिलता है और उसे टीवीए के बारे में बताता है, तो मोबियस को लगता है कि लोकी एटीवी यानी ऑल टेरेन व्हीकल की बात कर रहा है, क्योंकि टीवीए और एटीवी एनाग्राम वर्ड्स हैं। लेकिन उसका ध्यान भटकते ही लोकी फिर से टाइम स्लिप होता है और पहुंचता है 1994 पैसाडेना यानी कि औरोबोरस की टाइमलाइन में। यहाँ पर वो भी एक ऑथर और साइंटिस्ट एडी डर्क के नाम से जाना जाता है। ज्यादा पॉपुलर ना होने की वजह से वो खुद ही एक लाइब्रेरी से अपनी बुक खरीद के उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ जो बुक डर्क ने लिखी है उसका नाम है द ज़ार्टन कंटिंजेंट। अब ये नाम मल्टीपल ईस्टर एग्स को रिप्रेजेंट करता है। सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड के एंड क्रेडिट्स में ये बुक हमें दिखाई गई है, यानी कि एपिसोड 5 को पहले ही फोरशैडो यहाँ कर दिया गया था। इसके अलावा ज़ार्टन जीआई जो का विलन भी है, जो कॉमिक्स और लाइव एक्शन में हमें दिख चुका है, एंड ये भी मास्टर ऑफ डिस्गाइज है लोकी की तरह ही। लेकिन मार्वल कॉमिक्स में ज़ार्टन्स जेड वाला नहीं एक्स वाले एग्जिस्ट करते थे और इन्हें क्रिएट किया था सेलेस्टियल्स ने। इनकी पावर्स मैच करती है स्क्रल्स से, लेकिन जब ये किसी को कॉपी करते थे तो उनकी एबिलिटीज और सुपर पावर्स भी उनमें आ जाती थी। एपिसोड 2 में किंगो का पोस्टर दिखाने के बाद ये इटर्नल्स का सेकंड रेफरेंस है। अब इस लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन सेंटर में हाईलाइट होकर हमें दिखती है आर्थर हेली की ओवरलोड। आर्थर हेली एक ब्रिटिश कैनेडियन नॉवेलिस्ट थे जिनकी लिखी ओवरलोड नॉवल की स्टोरी लाइन काफी हद तक मैच करती है लोकी के सीजन 2 की स्टोरी लाइन से। इस नॉवल की स्टोरी में समर सीजन में एक पावर कंपनी ओवरलोड हो जाती है और इसी वजह से उनका लार्जेस्ट जनरेटर एक्सप्लोड होता है, जिसके बाद कुछ रैंडम लोग ग्रुप बना के इसे फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मेटाफोरिकली ऐसा ही सिमिलर हमें लोकी के सीजन 2 में देखने मिल रहा है, जहां टीवीए का पावर लूम डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब लोकी अपनी टीम इकट्ठा करके उसे फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अब ओबी जाता है वापस अपने घर, जो लोकेशन उसके टीवीए वाले ऑफिस से टोटली मैच करती है। यहाँ पर हमें बहुत सारे रैंडम आइटम्स देखने मिलते हैं और एक ओल्ड कंप्यूटर भी, साथ ही में वही न्यूमेटिक ट्यूब वाला सिस्टम जो ओबी के ऑफिस में था, एंड ये स्टिकी नोट्स वाला बोर्ड भी हमें एपिसोड 1 के एंड क्रेडिट्स में देखने मिला है। बट ये तो काफी ऑब्वियस रेफरेंसेस थे, लेकिन पिछली तीनों लोकेशंस में भी हमें मिस मिनट से रिलेटेड हिडन रेफरेंसेस मिलते हैं। हंटर
B15 के ऑफिस में उसके रूम में पीछे एक पोस्टर है जिसके ऊपर ऑरेंज सर्कल है, लेकिन उस पे फोकस नहीं किया जाता और ब्लड लुक में वो दिखता है मिस मिनट की तरह। वो भी जिस लाइब्रेरी में अपनी बुक खरीदता है वहाँ पे भी टेबल पे एक ऑरेंज कलर का लैंप है। सिमिलरली मोबियस के स्टोर में भी उसके पीछे के टेबल पे रखे हुए बॉक्सेस ब्लड है और ऑरेंज कलर के होने की वजह से वो भी शेप ले रहे हैं मिस मिनट की तरह। इवन एपिसोड में आगे सिल्वी लोकी को जिस बार में लेके जाती है उनके ऊपर जो हैंगिंग लाइट्स है वो भी मैच करते हैं TVA के हैंगिंग मॉनिटर्स की तरह। एक्सेप्ट केसी के टाइमलाइन मैंने हर जगह ये चीजें नोटिस की। हो सकता है कि केसी वाले सीन में भी कुछ ऐसी चीज थी जो TVA या मिस मिनट से रिलेटेड थी, लेकिन मैं नहीं ढूंढ पाया। अगर आपने ढूंढ लिया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जब लोकी यहाँ पर ओबी के सामने अपीयर होता है तो वो उससे कहता है कि उसे उसकी बातें समझ नहीं आएंगी और उन्हें डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन ओबी काफी इजीली उसकी बातें समझ भी जाता है और उन पे ट्रस्ट भी कर लेता है। अब यही सेम पैरेलल हमें देखने मिला था विक्टर टाइमली, रवोना रेंसलेयर और मिस मिनट के कन्वर्सेशन में, जब वो उसे बता रहे थे उसकी स्टोरी TVA के साथ की। वहाँ विक्टर ने भी सिमिलरली ऐसे ही उनकी बातों पे बहुत इजीली ट्रस्ट कर लिया था। यहाँ विक्टर का डायलॉग था कि इट सीम्स लाइक द स्टोरीज आई इमेजिन्ड अबाउट माई सेल्फ, एंड ओबी भी लोकी से कहता है इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, एंड उसके हिसाब से उसकी लिखी कहानी का एक कैरेक्टर जिंदा हो गया है जिसे उसकी मदद की जरूरत है। अब लास्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन में मैंने ये कहा था, लेकिन ये सब काफी सोचने वाली बात है कि अगर ओबी विक्टर से इंस्पायर्ड है जिसकी लिखी हुई TVA बुक से विक्टर ने सब कुछ सीखा, तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि ओबी खुद एक कैंग वेरिएंट है। एंड यहाँ पर इन दोनों के रिएक्शंस और डायलॉग सिमिलर होने की वजह से मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है वो अभी भी मुझे क्लियर नहीं है। अब सारी कहानी सुनने के बाद ओबी लोकी से कहता है कि ऐसी जगह जो टाइम और स्पेस में कहाँ एग्जिस्ट करती है वो किसी को नहीं पता। वहाँ साइंटिफिकली पहुंचना तो नामुमकिन है, लेकिन फिक्शनली वहाँ पहुंचा जा सकता है, जो कि बाय द वे एपिसोड के एंड में लोकी उसी तरह से करता दिखेगा। यहीं पर हमें ओबी की लिखी एक और बुक देखने मिलती है, द सन्स ऑफ योरन। अब योरन गेम्स ऑफ थ्रोन सीरीज का एक कैरेक्टर है, लेकिन इसके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता क्योंकि मैंने ये सीरीज देखी ही नहीं है। बट यहीं पर ओबी उसे सजेस्ट करता है कि उसे अपनी टाइम स्लिपिंग एबिलिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसे कंट्रोल करने के लिए लोकी कई तरह से ट्राई करता है। यहाँ पर भी हमें रेफरेंस मिलता है सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड का, जब रवोना रेंसलियर के सामने TVA के कोर्ट में लोकी ने इसी तरह से अपनी मैजिक यूज करने की कोशिश की थी। ओबी डिस्कवर करता है कि लोकी टाइम स्लिप करके हर उस पर्सन की लोकेशन पे पहुंच रहा है जो लास्ट मोमेंट पे उसके साथ थे, एंड अगर वो इन सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर ले तो उन सब का कंबाइंड टेम्परल ऑरा एक तरह से कोऑर्डिनेट्स का काम करेगा, जिसके थ्रू वो फिर वापस पहुंच सकते हैं TVA में उसी लोकेशन पे जहां ये सब एक साथ थे। लेकिन उन सबको एक लोकेशन पे लाने के लिए लोकी को यूज करना पड़ेगा टेम्पैड, जहां पर काम आती है एपिसोड की स्टार्टिंग में लोकी की उठाई गई वही TVA की गाइड बुक। ओबी को वो गाइड बुक देके लोकी फिर से टाइम स्लिप होता है और इस बार पहुंचता है मोबियस के घर पे। मोबियस यानी डॉम के घर का नंबर है 1049। ये रेफरेंस हो सकता है मार्वल कॉमिक्स की अर्थ 1049 का, एक ऐसी अर्थ जिसकी रियलिटी कंस्ट्रक्ट की थी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने, जो बेटा था रीड रिचर्ड्स एंड सू स्टॉर्म का। मोबियस के दोनों बेटों के नाम है शॉन एंड केविन। अब केविन रेफरेंस हो सकता है इस केविन नहीं इस केविन का। अब लोकी डॉम से मिलकर उसे TVA की रियलिटी और उसकी लाइफ के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन डॉम उसे फिर से जेट स्की बेचने की कोशिश करता है और उसे ले जाता है अपने गैरेज में। गैरेज में जेट स्कीज देखने के बाद लोकी डॉम को कहता है A beautiful union of form and function. ये रेफरेंस है लोकी सीजन 1 के एपिसोड 2 में मोबियस के कहे हुए इस डायलॉग का। In the early 1990s, for a brief, shining moment, there was a beautiful union of form and function, which we call the jet ski. अब लोकी फिर से उसे TVA के बारे में बताने लगता है, लेकिन डॉम उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता। बट तभी उसके पीछे ओबी एक टाइम डोर ओपन करके पहुंच जाता है। एंड इवन दो लोकी को यहाँ पे टाइम ट्रैवल करे हुए कुछ मिनट्स ही हुए हैं, लेकिन ओबी के लिए 19 महीने बीत चुके हैं, जिस बीच उसका डिवोर्स भी हो गया और उसने टेम्पैड डिवाइस भी क्रिएट कर लिया। और ये टेम्पैड उसने स्क्रैच इक्विपमेंट्स इकट्ठे करके क्रिएट किया है। वो चीजें हमें टाइम डोर की वियर्ड सी लोकेशन और इस वियर्ड से ग्लिच से भी पता लगती है। अब इसी टाइम डोर के थ्रू लोकी और ओबी डॉम को उसी घर के दूसरी तरफ लेके आते हैं, जहाँ से वो कुछ टाइम पहले हुई इवेंट्स को देख पाते हैं, जिसके बाद डॉम को उनकी बातों पे भरोसा होता है और साथ ही में अपने बच्चों की लाइफ बचाने के लिए वो उनके साथ चला जाता है। इसके बाद एक एक करके लोकी टाइम डोर के थ्रू पहले हंटर B15 और फिर केसी को भी यहाँ ले आता है। यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद केसी, जो इस लाइफ में एक चोर है, वो यहाँ से भी एक डिवाइस चुपचाप अपनी पॉकेट में डाल देता है। तभी मोबियस एज डॉम खुद को इंट्रोड्यूस करता है और डाउटफुली क्वेश्चन करता है कि क्या ये रूम सेफ है, स्पेशली जो भी वो करने वाले हैं फॉर द वर्म होल और द क्वांटम, जिसपे ओबी उसे कट करता है। अब ऑब्वियसली ये साइंटिफिक नॉलेज डॉम को तो नहीं होगा और वो सिर्फ ये बड़े बड़े वर्ड्स थ्रो कर रहा है, लेकिन TVA और इस कंप्लीट स्टोरी का लिंक क्वांटम रेल्म से जरूर है। अब इन सभी को यहाँ छोड़ के लोकी टाइम डोर ओपन करके पहुंचता है सिल्वी के टाइमलाइन में, जहाँ जब वो मैकडॉनल्ड से बाहर आके अपना सामान अपने ट्रक पे रखती है, तब आउट ऑफ फोकस वो हमें उसी तरह से थ्रेड्स बन के डिस्ट्रॉय होते हुए दिखता है, जिस तरह से सारी रियलिटीज एक एक करके होती जा रही हैं। लोकी यहाँ भी पहुंच के सिल्वी को उसी तरह से सारी डिटेल्स बताने लगता है जैसे उसने बाकियों के साथ किया था, लेकिन वियर्डली सिल्वी को सारी डिटेल्स ऑलरेडी पता होती हैं, यानी कि उसकी मेमोरीज बाकी सबकी तरह
रीसेट नहीं हुई है, तो क्या सिर्फ लोकीज ही है जो इस TVA के रीसेट से इम्यून है, या फिर इसका रीजन भी है ही हू रिमेन्स का वो टेम्पर्ड डिवाइस जो फिलहाल सिल्वी के पास है। एंड जैसा कि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ फर्स्ट एपिसोड से ही कि लोकी पे जो टाइम स्लिपिंग का इफेक्ट है वो भी उस बैंड के थ्रू ओपन किए गए टाइम डोर के यूज की वजह से ही है, बट ये चीज इस एपिसोड में कंफर्म नहीं होती। अब सिल्वी उससे मिलकर उसके साथ वापस जाने की जगह उसे ड्रिंक्स के लिए ले जाती है। अब जिस बार में वो जाते हैं वहां पर हमें दिखती है एक आर्केड गेम जिसका नाम है ज़ेनियाक। अब ऑब्वियसली ये हंटर XY के वेरिएंट ब्रैड वुल्फ का वो कैरेक्टर का नाम है जिस टाइमलाइन में वो एक एक्टर है। ज़ेनियाक मार्वल कॉमिक्स में थॉर का विलन रहा है और इस एपिसोड के एंड क्रेडिट्स में वो हमें फिर से सुनने मिलेगा। यहाँ पे इस गेम का जो साउंड आ रहा है उसमें भी ब्रैड का वॉइस ही यूज किया गया है। अब इसी बार में लगातार इस सीजन के 5वें एपिसोड में भी लोकी और सिल्वी का डिस्कशन होता है राइट्स और विल को लेके, लेकिन इस बार लोकी की दलील में दम होता है क्योंकि वो कहता है कि ये जितने भी लोग उसने इकट्ठे किए हैं अब ये उनकी विल यानी कि उनकी इच्छा के हिसाब से होना चाहिए कि क्या वो TVA में वापस जाना चाहते हैं। लेकिन सिल्वी अग्री नहीं करती और वो लोकी से पूछती है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। पहले लोकी घुमा फिरा के कहने की कोशिश करता है कि वो वर्ल्ड को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन फाइनली वो अपने मन की सच्चाई बताता है कि वो फिर से वही सारे दोस्त वापस पाना चाहता है। यानी कि ये लोकी जो इतने सालों से अकेला एक वन मैन आर्मी की तरह रहा है, TVA में जिन लोगों के साथ उसके बॉन्ड्स बने हैं वो उन्हें एज फ्रेंड्स कंसिडर करता है एंड अपने इसी सेल्फिश मोटिव के लिए वो उन्हें वापस TVA में लाना चाहता है। लोकी से सच्चाई निकलवा के उसे मना करके सिल्वी वहां से निकल जाती है और पहुंचती है एक रिकॉर्ड शॉप में। यहाँ पे शॉप का ओनर उसका मूड देख के उसे एक गाना सजेस्ट करता है जो है द वेलवेट अंडरग्राउंड का ओ स्वीट नथिंग। अब इस गाने की लाइंस ओ स्वीट नथिंग शी एंट गॉट नथिंग एट ऑल वो फोरशैडो करती है सिल्वी के साथ आगे होने वाले इवेंट्स को, क्योंकि थोड़ी देर में उसके आसपास की सारी चीजें इंक्लूडिंग वो शॉप ओनर थ्रेड्स बन के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड जब ये सारे थ्रेड्स सिल्वी की तरफ आ रहे होते हैं जिस तरह से एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने लोकी के साथ होते देखा था, तभी वो ही हू रिमेन्स का टेम्पर्ड यूज करती है और आ जाती है लोकी के पास जो कुछ ही देर पहले यहाँ पहुंचा होता है और सिल्वी के मना करने की वजह से वो इन सबको भी अपने अपने घर वापस जाने के लिए कह रहा होता है। लेकिन सिल्वी को देखते ही वो फिर से एक्साइट होता है और वो ओबी से कहता है कि सारे पेन्स कलेक्ट हो चुके हैं, यानी कि वो सभी लोगों का टेम्परल ऑरा एक साथ रीड करके फिर से TVA में उसी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। बट इसके लिए जब वो टेम्पर्ड डिवाइस देखते हैं तो वो गायब हो चुका है, जो उन्हें पहले तो लगता है कि केसी ने चुराया, लेकिन जब केसी भी उनके सामने थ्रेड बन जाता है तब जाके लोकी को रियलाइज होता है कि अब काफी लेट हो चुका है और धीरे धीरे एक एक करके लोकी के सामने ही बाकी सभी लोग स्पगेटी की तरह थ्रेड बन के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इंक्लूडिंग सिल्वी भी। बट डिस्ट्रॉय होने से पहले ओबी की लास्ट लाइन होती है इट वॉज अ फिक्शन प्रॉब्लम, जिस चीज को लेके लोकी और ओबी पहले बहस कर रहे थे। यानी जब ओबी उसे एक्सप्लेन कर रहा था कि साइंटिफिकली इसे फिक्स नहीं किया जा सकता लेकिन फिक्शनल तरीके से इसे फिक्स किया जा सकता है। एंड अब जाके लोकी रियलाइज करता है कि उसकी पावर कंट्रोल करना उसी के हाथ में है, यानी कि टेक्निकली या साइंटिफिकली नहीं, इमोशनली यानी कि फिक्शनल तरीके से। अब सभी डिस्ट्रॉय होती टाइमलाइंस के बीच लोकी को सुनाई देती है मल्टीपल आवाजें, जिनमें डग की वही लाइन जो उसने अभी कुछ देर पहले गई थी, सिल्वी की लाइन एवरीथिंग्स फॉलिंग अपार्ट, डॉन की लाइन आई हैव टू गो बैक टू सी माय बॉयज। ये सारे रीसेंट डायलॉग्स थे, लेकिन पास्ट के भी कुछ डायलॉग जिसमें लोकी और सिल्वी का बार वाला कन्वर्सेशन, सीजन 1 में मोबियस और हंटर B-15 के डायलॉग्स एंड सीजन 1 एपिसोड 3 लेमेंटिस प्लेनेट पे हुए लोकी और सिल्वी के डायलॉग के साथ जब सिल्वी कहती है कि इट्स लाइक लोकीज आर मेंट टू लूज। ये आवाज सुन के लोकी एक इमोशन फील करता है, मोस्ट प्रोबब्ली सिल्वी को फिर से खोने की, और वो किसी तरीके से अपनी इस टाइम स्लिपिंग पावर को कंट्रोल कर पाता है। जिसके बाद सबसे पहले तो वो सिर्फ कुछ सेकंड्स पीछे जाता है जहां सिल्वी उसके सामने थ्रेड बनी थी, लेकिन फिर वो उसे कंट्रोल करके वापस पहुंचता है उस मोमेंट पे जहां सिल्वी जस्ट उस रूम में एंटर हुई थी। वो उन सबको बताता है कि उसने अपनी टाइम स्लिपिंग वाली पावर कंट्रोल कर ली है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट वेयर, व्हेन और व्हाई, यानी कि साइंस नहीं, इट्स अबाउट हु, यानी कि फिक्शन ही इसका सॉल्यूशन है। प्रैक्टिकली सोचे तो ये चीज टेक्निकली एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, इसी रीजन से इसे इमोशंस के साथ जोड़ के दिखाया जा रहा है। अब लोकी कहता है आई कैन रीराइट द स्टोरी। लोकी की गॉड ऑफ स्टोरीज नाम से एक कॉमिक्स एग्जिस्ट करती है एंड ये उसी चीज का रेफरेंस हो सकता है। अब फिर से अपनी पावर यूज करके लोकी टाइम स्लिप करके पहुंचता है एग्जैक्ट उसी टाइम लूम वाले रूम में जहां पर ओबी स्टेयर्स के सामने खड़ा है एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड का टाइटल है ग्लोरियस पर्पस। मार्वल स्टूडियोज के डिज्नी प्लस शोज की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किसी एपिसोड का टाइटल रिपीट किया गया है। लोकी सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड का टाइटल था ग्लोरियस पर्पस एंड सीजन 2 के लास्ट एपिसोड का सेम टाइटल रखना ये इंडिकेट करता है कि ये लोकी की सीरीज, लोकी की कंप्लीट MCU जर्नी का कंक्लूजन है, यानी कि जो ग्लोरियस पर्पस एपिसोड 1 में वो ढूंढने निकला था वो फाइनली अचीव हो चुका है। इसके बारे में मैं डिटेल में आगे बात करूंगा, लेकिन एपिसोड शुरू होता है मार्वल स्टूडियोज के लोगो पे एज यूजुअल, बट इस बार रिवर्स में
एंड बैकग्राउंड म्यूजिक लोकी की थीम म्यूजिक का ही एक अपबीट वर्जन है। एंड इस बार मार्वल स्टूडियोज के थ्रू हम एग्जिट करते हैं टाइम लूम के अंदर से, मतलब मेटाफोरिकली ये दिखाते हुए कि मार्वल स्टूडियोज एक्चुअल में मल्टीवर्स का ही पार्ट है, लेकिन साथ ही में ये फोरशैडो करता है इस एपिसोड में रिवर्स में टाइम चलने को, क्योंकि थ्रू आउट द एपिसोड लोकी टाइम में पीछे ही जाता है। अब एपिसोड 5 के एंडिंग के बाद मेन क्वेश्चन यही था कि क्या इस लोकेशन पे जहाँ पे लोकी टाइम स्लिप की वजह से पहुंचा है वहाँ पे हमें 2 लोकीज दिखेंगे? तो उसका जवाब यही मिलता है नहीं, क्योंकि टाइम लूम डिस्ट्रॉय होने से सब कुछ रीसेट हो गया है, तो लोकी की टाइम स्लिपिंग वाली पावर भी वापस आ गई है। यस, टाइम स्लिपिंग अब इश्यू नहीं है, पावर है, क्योंकि एंड में यही सब का सॉल्यूशन निकलता है। बट यस, अब लोकी जब भी टाइम में वापस जाता है उसी जगह जहाँ वो मौजूद था, तो वहाँ 2 लोकी होने की जगह वो खुद की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। अब लोकी डायरेक्ट उस मोमेंट पे पहुंचता है जहाँ टाइमली वॉकवे पे जाता है, लेकिन जब वो इंस्टेंटली मर जाता है तो लोकी ओबी से पूछता है कि वो लोग क्या अलग कर सकते थे, जिसपे ओबी कहता है कि उसके हिसाब से काफी ज्यादा टाइम लग गया था। तो लोकी वापस टाइम स्लिप करता है और थोड़े टाइम पहले पहुंचता है जहां वो कोशिश करता है कि टाइमली को वो जल्दी से जल्दी बाहर भेज सके। अब ये जो सीक्वेंस है जहां पर मल्टीपल टाइम्स बार बार लोकी टाइम स्लिप करते हुए इसी जगह पहुंचता है और सीन को स्पीड अप करने की कोशिश करता है, वो काफी फनी वे में दिखाया गया है। यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक है म्यूजिशियन वॉल्टर मर्फी का अ फिफ्थ ऑफ बीथोवन, और इस सीन को लोकी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। अब ये सीक्वेंस मैच करता है मूवी ग्राउंड हॉग डे से भी। इस मूवी का कैरेक्टर फिल भी एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया होता है जहां वो जब भी सुबह उठता है तो वो रियलाइज करता है कि वो सेम डे बार बार जी रहा है, बट वहां पे वो उसके साथ हो रहा होता है और यहाँ पे लोकी खुद ऐसा कर रहा होता है। लेकिन इतना सब करने के बावजूद विक्टर टाइमली बार बार मरता है और टाइम लूम हर बार डिस्ट्रॉय होता है। अब लोकी टाइम में थोड़ा और पीछे जाता है जब रेंसलेयर के टीवीए में अटैक के बाद विक्टर टाइमली को उसने किडनैप किया था। वहां पर उनका डिवाइस बनाने के लिए वो मिस मिनट की भी हेल्प मांगता है, जिस सीन में सबके साथ मिस मिनट के एक्सप्रेशंस भी काफी शॉकिंग थे, बट आई गेस वो उनकी हेल्प नहीं करती, क्योंकि आगे की कहानी ठीक वैसे ही होती है जैसे हमने 4th एपिसोड के एंड तक देखी थी। इन्हीं में से एक सीन में लोकी वॉकवे के डोर के पास चिल्ला के कहते हुए दिखता है, डोंट सेट द मल्टीप्लायर डाउन, जो बात वो ऑब्वियसली विक्टर टाइमली से कह रहा है। एंड इसी चीज का रेफरेंस हमें एपिसोड में आगे वो विक्टर टाइमली को बताते हुए भी दिखेगा। इन्हीं में से एक सीन में मोबियस का डस्ट से लिखा हुआ स्किन भी लोकी के पास वाली मशीन पे दिखता है, बट इतना सब करने के बाद भी विक्टर टाइमली हर बार मरता है, और इनफैक्ट और ज्यादा जल्दी, यानी कि वॉकवे पे एंटर होने से पहले भी। अब लोकी टाइम में और पीछे जाता है उस मोमेंट पे जहां विक्टर टाइमली और ओबी फर्स्ट टाइम मिले थे, जो मीटिंग काफी ऑकवर्ड थी एंड दोनों ने काफी ज्यादा टाइम लिया था, लेकिन लोकी फिर उसे भी स्पीड अप करने के लिए दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है और मेंशन करता है कि टीवीए की हैंडबुक उन दोनों ने ही लिखी है। अब ये वाला जो पैराडॉक्स है ये सीजन 2 क्लियर नहीं करता कि क्या ओबी ने वो बुक लिखी थी और विक्टर ने बाद में पढ़ी, या विक्टर की लिखी हुई बुक ओबी ने पढ़ी, या विक्टर से लिया हुआ नॉलेज ओबी ने लिखा था। अब इस सीन में भी जितने सारे डायलॉग सबने कहे थे वो लोकी को ऑलरेडी पता थे, इसलिए वो डिस्कशन को जल्दी खत्म करने के लिए उनके डायलॉग्स भी बोलता है। एंड इनफैक्ट वो पूरा प्रोसेस जहाँ टाइम लूम को फिक्स कैसे करना है वो भी खुद दिखाता है। अब यही लोकी ओबी से पूछता है कि उसे ये सब कुछ सीखने में कितना टाइम लगेगा, सब कुछ यानी कि इस मशीन को बनाने के मैकेनिक्स, फिजिक्स और इंजीनियरिंग। तो ओबी उसे क्वेश्चन करता है कि उसे ऑलरेडी कितना पता है, जो लोकी के रिएक्शन से क्लियर होता है कि उसे कुछ नहीं पता। बट लोकी कहता है कि आई एम अ गॉड एंड आई लर्न क्विकली, एंड लोकी का गॉडली रूप हमें आगे फिर से दिखेगा। अब ओबी कहता है कि उसे डेकेड्स लगेंगे और विक्टर कहता है सेंचुरीज, एंड लोकी वो सेंचुरीज स्पेंड करता है ये सब सीखने के लिए। एंड ये सब दिखाया नहीं गया, बट अज्यूमिंग कि वो अगेन बैक इन टाइम गया एंड ओबी से या मे बी टीवीए की लाइब्रेरी से या फिर रियल वर्ल्ड के लोग जैसे कि गैलीलियो, आइंस्टाइन या निकोला टेस्ला से भी ये सब कुछ सीख के वापस आया है, विच मीन्स कि एक गॉड होने के साथ साथ अब वो एक इंजीनियर भी है। अब टाइटल कार्ड के थ्रू हमें पता लगता है कि लोकी के लिए सेंचुरीज गुजर चुकी हैं एंड उसने वो सब कुछ सीख लिया है जो उसे इस मिशन के लिए पता होना चाहिए था। एंड इस बार जब वो इस रूम में एंटर करते हैं तो वो डिवाइस लोकी के हाथ में है, विक्टर या ओबी के नहीं, जो ये दिखाता है कि अब इस मिशन का इंचार्ज लोकी बन चुका है। अब इस बार लोकी के गाइडेंस में विक्टर टाइमली फिर से ये मिशन करने जाता है जहाँ लोकी उसे बार बार रिमाइंड कराता है कि उसे डिवाइस नीचे नहीं रखना है, जो मिस्टेक वो पास्ट में कर चुका है। एंड फाइनली जब विक्टर टाइमली वो ग्रीन बटन मल्टीपल टाइम्स प्रेस करता है तो डिवाइस लूम के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिससे डिवाइस की ओवरलोड सहने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और वो टाइमलाइन को स्टेबल कर देता है, लेकिन सिर्फ टेम्पररी, क्योंकि ओबी नोटिस करता है मॉनिटर्स पे कि टाइमलाइन फिर से ओवरलोड होना शुरू हो चुकी है एंड अगेन लूम इन ब्रांचेस को हैंडल नहीं कर पा रहा। यहाँ पे जब विक्टर टाइमली कहता है कि मल्टीवर्स फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है तब वो मेंशन करता है इन्फिनाइट टाइमलाइंस। अब मार्वल कॉमिक्स में ये टर्म मल्टीवर्स के लिए इन्फिनाइट अर्थ्स भी यूज की गई है। अब ये लूम ओवरलोड होकर एक्सप्लोड होने से ठीक पहले सिल्वी कहती है कि शायद इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है और इस सब की शुरुआत उस
उस पहली ब्रांच टाइमलाइन से ही हो गई थी, जो चीज लोकी को एक और आइडिया देता है और वो टाइम में जाता है और पीछे। एंड हम पहुंचते हैं सीजन 1 के फिनाले एपिसोड में, जहां लोकी और सिल्वी की लड़ाई चल रही थी और लोकी सिल्वी को ही हू रिमेन्स को मारने से रोकने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पहुंचते ही लोकी फिर से सिल्वी को बताता है वो सभी डायलॉग जो सिल्वी ने उससे कहे थे, लेकिन साथ ही में लोकी ये भी कहता है कि अब उसे कोई थ्रोन नहीं चाहिए, अभी वो सिर्फ इस यूनिवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सिल्वी उसे कहती है कि अगर वो उसे रोकना चाहता है तो उसे सिल्वी को मारना पड़ेगा। अब लोकी मल्टीपल टाइम्स इस साइकिल के थ्रू जाता है, जहां मल्टीपल टाइम्स जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारती है तो उसका ये डायलॉग सी यू सून बार बार सुनने मिलता है, जो एक तरह से फोरशैडो कर रहा है कि अब मल्टीपल कैंग्स हमें देखने मिलेंगे एमसीयू में। अब ये जो सीन है ऐसे लगता है फ्लैशबैक की वजह से पुराना ही सीन है, लेकिन इसकी शूटिंग सीजन 2 के लिए सेपरेटली फिर से की गई है, जो मैंने सुपर स्पॉयलर्स के पुराने एपिसोड्स में डिस्कस किया था। लेकिन ही हू रिमेन्स का बार बार सी यू सून कहने का सेकंड मीनिंग भी है, जिसपे अभी नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ। अब सडनली बीच में लोकी रुक के ही हू रिमेन्स से कहता है कि वो खुद सिल्वी को रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा, जबकि वो काफी आसानी से ऐसा कर सकता है। तब ही हू रिमेन्स अपना टेम्प पैड यूज करता है सिल्वी को पॉज करने के लिए। यस, यानी इसका मतलब ही हू रिमेन्स ये हमेशा से कर सकता था, लेकिन वो सिर्फ लोकी को सबक सिखाना चाहता था। यहाँ पे हमें पता लगता है कि ही हू रिमेन्स ने ही लोकी को टाइम स्लिपिंग वाली पावर दी है। इनफैक्ट ही हू रिमेन्स शायद खुद भी टाइम स्लिप करता होगा। एंड एक्चुअली ही हू रिमेन्स का ये ओरिजिनल प्लान था कि वो हमेशा सिल्वी के हाथों मारा जाए, तब तक जब तक कि लोकी ये रियलाइज ना कर ले कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो उसे सिल्वी को मारना पड़ेगा, जिसके बाद वो खुद ही हू रिमेन्स की जगह ले ले और टीवीए और सेक्रेट टाइमलाइन को चलाता रहे, या फिर सिल्वी जब ही हू रिमेन्स को मार देगी तब फिर से यही लूप चलता रहेगा। अब यहाँ पे सेकंड बड़ा रिवील ये होता है कि ही हू रिमेन्स का फेल सेफ प्रोग्राम था टेम्परल लूम, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो उसकी सिलेक्टेड ब्रांचेस को ही सेक्रेट टाइमलाइन में बांध के रखेगा। यानी कि जब भी ही हू रिमेन्स मरेगा और मल्टीवर्स क्रिएट होगा तो ये टेम्परल लूम डिस्ट्रॉय होगा एंड अगेन रीसेट कर देगा उन्हीं ब्रांचेस को जो ही हू रिमेन्स ने सिलेक्ट की थी सेक्रेट टाइमलाइन में। यानी कि जो कुछ लोकी इतने टाइम से कर रहा था, जहां वो मल्टीवर्स को फिर से रिस्टोर करके बाकी टाइमलाइंस और बाकी वेरिएंट्स को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो जितना मर्जी कर ले वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता था, क्योंकि टेम्परल लूम फिर से डिस्ट्रॉय होगा ही एंड उसी के साथ सभी अनवांटेड ब्रांचेस फिर से प्रून हो जाएगी, सिवाय सेक्रेट टाइमलाइन की ब्रांचेस के। अब यहाँ हमें पता चलता है कि लोकी और ही हू रिमेन्स ये कन्वर्सेशन पहले भी कर चुके हैं, यानी कि ये एग्जैक्ट सीन कई बार मल्टीपल टाइम्स लोकी के लिए बीत चुका है। एंड इसके साथ ही लोकी बिना डिवाइस के टाइम स्लिपिंग की पावर से टाइम को पॉज भी कर सकता है, जहां वो सिल्वी को पॉज करके ये डेमो देता है, बट देन वो अपने इन दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करता और तीसरा ही ऑप्शन सोचता है, जिसके लिए वो टाइम स्लिप करके पहुंचता है लोकी सीजन 1 के एपिसोड 1 की फर्स्ट विजिट, जहां वो मिला था मोबियस से। अब इस सीन में भी हमें सब कुछ सिमिलर दिखता है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था। एंड यहाँ लोकी मोबियस के वो सभी डायलॉग्स बोलता है जो उसने उससे कहे थे, लेकिन यहाँ लोकी मोबियस से कनेक्ट करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि वो कैसे डिसाइड करता है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। तो मोबियस उसे अपनी ही बात बता रहा होता है कि किस तरह से एक बच्चे के वेरिएंट को ना मार पाने की वजह से हजारों लोग मारे गए एंड उसकी जगह उसके साथी हंटर ने उस वेरिएंट को प्रून करके उस टाइमलाइन को बचाया, और वो साथी हंटर थी रवोना। शायद यही रीजन है कि रवोना आगे जाके जज भी बनी। बट यहीं पे लोकी को पता लगता है पर्पस का रियल मीनिंग, जहां मोबियस कहता है कि पर्पस ग्लोरी से ज्यादा बर्डन है, और ये सीख लेके लोकी मोबियस से सेपरेट होता है और मिलता है सिल्वी से एग्जैक्ट एपिसोड 5 की एंडिंग से पहले वाले टाइम में। यहाँ पर भी वो सिल्वी से सजेशन लेता है कि उसे सिचुएशन किस तरह से हैंडल करनी चाहिए, जहां सिल्वी कहती है कि कभी कभी चीजें सुधारने के लिए उन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ता है ताकि उन्हें बेटर चीजों से रिप्लेस किया जा सके। एंड इन दोनों से सजेशन लेके लोकी फाइनली पहुंचता है उस जगह जहां विक्टर टाइमली बाहर जाने वाला होता है टाइम लूम को रिपेयर करने। इस बार विक्टर की जगह लोकी खुद जाता है बिना सूट के और अपने पीछे डोर लॉक कर लेता है और बाकियों से कहता है कि अब उसे पता है उसे किस तरह का गॉड बनना है। अब ये देख के सिल्वी समझ जाती है कि लोकी उन्हें आखिरी मौका दे रहा है खुद का सैक्रिफाइस करके। जब लोकी टेम्परल लूम की तरफ चलना शुरू करता है तो टेम्परल रेडिएशंस की वजह से उसके क्लोथ्स डिसॉल्व होने लगते हैं, लेकिन साथ ही में उसका मैजिक जो टीवीए के सिस्टम्स रीबूट होने की वजह से अब यूज हो सकता है वो भी ग्लो करने लगता है और उसे नए कपड़े देता है। साथ ही में हमें दिखते हैं लोकी के न्यू हॉर्न्स जो उसके पुराने हेलमेट्स की तरह नहीं, इस बार इनका कलर ब्लैक और गोल्डन है। ही हू रिमेन्स के सिटाडेल में जो मार्बल यूज किया गया है उसी तरह के कलर का। अब उसका आउटफिट और हॉर्न्स रिप्रेजेंट करते हैं लोकी की एंटायर एमसीयू जर्नी को। उसके पास्ट को लिंक करते हैं उसके जायंट हॉर्न्स जिन्हें हमने देखा था थॉर के फर्स्ट पार्ट में, और उसके प्रेजेंट इस मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है उसका केप जो अब श्रेड हो चुका है मल्टीवर्स की टाइमलाइंस की तरह। अब लोकी आगे बढ़ के अपनी मैजिकल पावर से टाइम लूम को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन ऐसा होते ही सभी टाइमलाइंस ऑलमोस्ट डेड हो जाती हैं। लेकिन जब लोकी उन्हें टच करता है तो उसके मैजिक की वजह से उनमें फिर से जान आने लगती है, और जब लोकी कई मल्टीपल टाइमलाइंस को टच करता है तो उसकी पावर से उसके सामने ओपन होता है एक पोर्टल, एक ऐसा पोर्टल जो रियलिटी में दरार लाके उसे दिखाता है सिटाडेल का एरिया, जहाँ पे ही हू रिमेन्स का कैसल तो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन वहां बचता है सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जो धीरे धीरे शेप लेने लगता है एक थ्रोन का, जिसके ऊपर बैठेगा लोकी। अब लोकी धीरे धीरे सभी ब्रांचेस को अपने दोनों हाथों से पकड़कर थ्रोन की तरफ बढ़ता है, और जब
फाइनली वो वहां पहुंच के बैठता है तो उसके दोनों हाथों में मल्टीवर्स की सभी ब्रांचेस होती हैं एंड लोकी की मैजिकल पावर्स की वजह से वो हील भी हो जाती हैं। अब कैमरा धीरे धीरे पैन आउट होता है और हम देखते हैं कि हम ब्रांचेस को हमेशा रॉन्ग एंगल से देख रहे थे, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल है। और अब जहां लोकी ने इन सभी ब्रांचेस को पकड़ के रखा है उसकी वजह से ये फॉर्म करता है वर्ल्ड ट्री, अब वर्ल्ड ट्री या फिर येगड्रेसिल। ये रियल वर्ल्ड में नॉर्स मैथोलॉजी में और कॉमिक्स और एमसीयू में असगार्डियंस के पास में हमें देखने मिलता है। येगड्रेसिल एक जायंट ट्री है जो सभी 9 रेल्म्स को एक साथ बांधे रखता है अपनी ब्रांचेस की मदद से। एंड अब एमसीयू में लोकी वो सेंटर है जो मल्टीवर्सेस की सभी ब्रांचेस को खुद एक साथ बांधे हुए दिख रहा है। अब हमें सीधे टाइटल कार्ड के थ्रू दिखाया गया है कुछ देर बाद का टाइम जहां TVA बैक टू नॉर्मल आ चुका है, लेकिन अब यहाँ सेक्रेट टाइमलाइन या फिर वेरिएंट टाइमलाइंस नहीं है। यहाँ पे अब दिख रहा है वर्ल्ड ट्री और उसमें मल्टीवर्स की सभी टाइमलाइंस। केसी और ओबी मिलके मिस मिनट को भी बैक टू नॉर्मल ला चुके हैं और TVA को ऑपरेट करते दिखते हैं मोबियस और हंटर B15, जिनका काम अब सभी वेरिएंट्स को प्रून करना नहीं है बल्कि सिर्फ ही हू रिमेन्स के उन वेरिएंट्स पे नजर रखना है जो फ्यूचर में जाके मल्टीवर्स के लिए थ्रेट बन सकते हैं। इसी सब के बीच B15 के पूछने पे मोबियस कहता है कि अर्थ 616 पे एक वेरिएंट दिखा था लेकिन उसे हैंडल कर लिया गया है। अब ये रेफरेंस है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का और यहाँ जिस वेरिएंट की बात हो रही है वो है कैंग द कॉन्करर। यहाँ पे हंटर B15 उसकी फाइल उठा के भी देखती है जहाँ पे फोटोज ब्लैक एंड व्हाइट और थोड़ी ब्लरी है, लेकिन ये मूवी के ही सीन्स हैं जहाँ पर कैंग और उसका क्वांटम इंजन दिख रहा है जिसे स्कॉट लैंग ने अपनी फैमिली की मदद से क्वांटम रेल्म में ही फंसा दिया था। लेकिन इसके बाद मोबियस हंटर B15 से कहता है कि अब वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देखना चाहता है और B15 उसे रोकती भी नहीं है क्योंकि अब उनका मेन गोल ही है सभी को फ्री विल मिल जाए, जो चीज अब पॉसिबल है लोकी की वजह से। अब ओबी के पास न्यू कॉपीज आती है TVA मैनुअल्स की जिन्हें क्लियरली दिखाया नहीं गया, लेकिन आई होप इसमें ओबी की जगह अब लोकी की फोटो होगी। साथ ही में वो ब्रांच टाइमलाइन जहाँ पे एक यंग विक्टर टाइमली को रवोना ने पास में जाकर TVA का मैनुअल दिया था, वहाँ अब कोई नहीं जाता क्योंकि मिस मिनट फिक्स हो चुकी है और रवोना को तो प्रून करके वॉइड में भेज दिया गया था। तो यहाँ के विक्टर टाइमली की स्टोरी टोटली अलग चलती है। वहीं पे रवोना हमें दिखती है वॉइड में जहाँ उसके सामने होता है अलायत, लेकिन रवोना का रिएक्शन देख के लगता नहीं कि वो अलायत से डरती है। मे बी क्योंकि पास्ट में उसने ऑलरेडी अलायत को कंट्रोल किया था तो शायद अब भी उसे पता है कि अलायत को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि रवोना की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। लेकिन उसी के पैरों के पास हमें पड़ा दिखता है वो साइन जो टेम्परल लूम के वॉकवे पे लगा हुआ था फॉर ऑल टाइम ऑलवेज का। मे बी लोकी के उसे डिस्ट्रॉय करने के साथ ही ये भी डिस्ट्रॉय हो गया और यहाँ पहुंच गया है। लेकिन मोबियस जो अपनी अधूरी कहानी को पूरा होता देखने के लिए अर्थ पे आता है वो देखता है खुद को ही अपने बच्चों के साथ खुशी से टाइम स्पेंड करते हुए, जहाँ सिल्वी भी आके उससे मिलती है। वो लोग बात करते हैं लोकी के और फ्यूचर के बारे में, जहाँ मोबियस कहता है कि वो कुछ टाइम यहीं स्पेंड करना चाहेगा और सिल्वी कहती है कि उसे नहीं पता अब उसे क्या करना है, लेकिन वो भी वहां से चली जाती है। अब लास्ट के सीन में हमें लोकी दिखता है इसी वर्ल्ड ट्री के सेंटर में बैठा हुआ, जिसे फाइनली मिल चुका है इस नए TVA को चलाने के लिए एक नया पर्पस। लेकिन उस पर्पस को निभाने की खुशी उसके चेहरे पे नहीं है, बट इस यूनिवर्स को बचाने का सेटिस्फैक्शन जरूर है। एंड में लोकी के चेहरे पे स्माइल तो आती है लेकिन मजबूरी वाली, जहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। अब फिनाले एपिसोड एक क्लिफ हैंगर एंडिंग ना देते हुए भी ऑडियंस को बिल्कुल क्लिफ के एंड पे ही हैंग करके रखता है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये आखिर हुआ क्या। लोकी ने एंड में टाइम लूम को डिस्ट्रॉय करके उस लूप को खत्म कर दिया जिसकी वजह से ही हू रिमेन्स की सेक्रेट टाइमलाइन चल रही थी। लेकिन इसका मतलब था कि मल्टीवर्सल टाइमलाइंस खत्म हो जाएंगी, जिनको जोड़े रखने के लिए लोकी ने अपनी मैजिकल पावर प्लस टाइम स्लिपिंग की पावर जो उसे ही हू रिमेन्स से ही मिली थी, उन दोनों को कंबाइन करके यूज किया इन मल्टीवर्सल टाइमलाइंस में फिर से जान डालने के लिए। यानी कि अब एक तरह से लोकी की ये इकलौती रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है इस मल्टीवर्स को एक साथ जोड़े रखने की, यानी कि एक ऐसे थ्रोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो चाहता नहीं था लेकिन मजबूरन अब उसे वो निभानी पड़ रही है। यहाँ पे MCU का एक बहुत ही डार्कर ईस्टर एग भी आता है। लोकी का अब तक सबसे ग्रेटेस्ट फियर था बीइंग अलोन, अकेले रहने का, एंड लोकी के ग्लोरियस पर्पस की एंडिंग हुई है उसके फिर से बिल्कुल कंप्लीटली अकेले हो जाने पे। कंपेयर टू दिस MCU की 616 वाली एंडिंग वो ज्यादा इजीली एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन फिर यही चीज मोबियस लोकी को समझा रहा था कि पर्पस बर्डन से भरा हुआ है और अब ये बर्डन लोकी को हमेशा के लिए उठाना है, एटलीस्ट एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक। तो क्या अब लोकी नया ही हू रिमेन्स बन चुका है? एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन एक तरह से हाँ। ऑल्दो वो ही हू रिमेन्स की तरह एक लूप नहीं चलाएगा बल्कि फ्री विल के साथ सभी वेरिएंट्स और टाइमलाइंस को एग्जिस्ट होने देगा। यानी कि एक्चुअल में अब लोकी बन चुका है गॉड ऑफ स्टोरीज। अब उसकी पावर टाइम को मैनिपुलेट करना या लोगों की लाइफ चेंज करना नहीं है, बल्कि मल्टीवर्स की सभी टाइमलाइंस को इकट्ठे रखने की है जिसमें ये सभी लाइव्स एग्जिस्ट करती हैं। एंड इसी की वजह से मोबियस और सिल्वी को उनकी सिलेक्टेड एंडिंग मिलती है क्योंकि अब सबके पास फ्री विल है और सबके पास चॉइस भी है। अब लोकी हमें फिर से दोबारा जरूर दिखेगा, लेकिन वो अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से पहले नहीं होने वाला। हाँ, बाकी कैरेक्टर्स और TVA आने वाले फ्यूचर के सभी प्रोजेक्ट्स में अगर दिखे नहीं तो मेंशन जरूर होंगे। रवोना रेंसलेयर की भी वापसी हो सकती है फिर से अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में। अब क्या लोकी का सीजन 3 आएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब ये परफेक्ट एंडिंग मिली है लोकी को, इस सीरीज को और MCU में लोकी की जर्नी को भी। लोकी के फिनाले को लेके आपके क्या थॉट्स है और आपकी क्या फीलिंग्स है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई होप आपको ये कंप्लीट सीरीज देखने में मजा आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज सब्सक्राइब टू सुपर फैंस प्लस एंड एंड तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर
देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।